बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूं हमजा तारिक और मैं हूं आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। और खुशगवार मौसम है, उसी के साथ हम उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे और अपने इर्द गिर्द के लोगों का भी ख्याल रखें। क्योंकि हमजा जब मैं आई, मैं डिस्कस करी तुम्हारे साथ कि हम लोग इतने ज़्यादा मसरूफ़ हो गए अपनी लाइफ में, इतने ज़्यादा मसरूफ़ हो गए हैं कि हम अपने इर्द गिर्द के लोगों को पता ही नहीं होता कि वो लोग ठीक भी हैं कि नहीं, कोई मसला है उनके साथ। हमें अपने हमसायों के बारे में पता ही नहीं होता कि ये कौन लोग हैं। हम इतनी मतलब कि क्या मतलब तब्दीली आ गई कि अफरा तफरी मतलब इतनी ज़्यादा है। अच्छा, अपनी फैमिली के लिए टाइम नहीं है। फिर हम लोगों को कहें कि यार आप दूसरों के लिए वक्त नहीं निकालते, वो कहते हैं कि जी कि हमें तो अपनी फैमिली के लिए टाइम नहीं मिल रहा होता, इतनी जल्दी से दिन गुजर जाता है कि पता ही नहीं चलता। और हम देखते नहीं है कि हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है, क्या किसी को हमारी ज़रूरत है, क्या हमारे हमसाए को या हमारे साथ वाली सीट पे अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे सफ़र कर रहे हैं उसको किसी चीज़ की ज़रूरत या कोई परेशानी तो नहीं है, या उसकी तबीयत ख़राब तो नहीं हो रही है। ऐसे ही है, बल्कि एक हम स्टोरी भी डिस्कस करते थे। स्विट्ज़रलैंड में ज़्यूरिख पे एक वाक़या पेश आया। ऐसे एक ट्राम में एक आदमी जो है वो 6 घंटे तक उसमें मतलब सफ़र करता रहा और मतलब वो मुर्दा हालत में था, यानी कि वो बैठा है, उसकी डेथ हो गई, उसको हार्ट अटैक हुआ, उसकी डेथ हुई। और कितने लोग उसको अंदर यूज़ करते हुए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, ठीक है, तकरीबन मतलब सुबह 6:21 पर वो उस ट्राम के ऊपर चढ़ा है और वो दर्जी है, उसने अपनी दुकान पर जाना था। तो जब 8:30 बजे तक वो नहीं पहुंचा तो उधर जो दुकान के बाकी लोग थे उन्होंने फ़ोन किया उसके बेटे को कि 40 साल से इसने कभी छुट्टी नहीं की, तबीयत भी ख़राब होती थी, शख्स की छुट्टी नहीं करता था। तो 1 तकरीबन 10-15 मिनट के करीब एक नर्स उस ट्राम में बैठी है और उन्होंने देखा कि ये कुछ मुझे हालत ठीक नहीं लग रही है। जाके ड्राइवर को बताया, फिर उन्होंने टीम को बुलाया, फिर चेक किया तो पता लगा कि वो जब वीडियो सामने आई कि उनको हार्ट अटैक हुआ था जी, और वो उनकी डेथ हो गई। और कितने लोग उस ट्राम में आके बैठे हैं, लेकिन किसी ने नोट ही नहीं किया, किसी ने नोटिस नहीं किया कि भाई ये शख्स जो है इस तरह सो तो नहीं सकता, इतना मतलब हो के कि भाई सोया ही रही। इतने ऊपर से ड्राइवर तक ने नहीं मतलब देखा कि भाई इतनी देर से सो रहा है, वो तो सो तो नहीं रहा था। खैर वो तो उसकी डेथ हो चुकी थी। लेकिन इस किस्म के जो इंसिडेंट है वो हो जाते हैं इस तरह की चीज़ों में। लेकिन आप लोगों का ये काम बनता है कि आप अपने इर्द गिर्द जो लोग हैं उनका ख्याल रखें। अगर किसी को कोई मसला हो जाता है तो उसको पूछे जाके, ये इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पे इंसान को कर लेना चाहिए। अक्सर आजकल सोशल मीडिया पे कुछ वीडियोस भी देखते हैं कि बच्चे जो हैं, बच्चों को अगवा जब किया जा रहा होता है तो बच्चे कोशिश करते हैं कि अपने एक्शन से किसी तरह बताएं, लेकिन लोग ध्यान नहीं दे रहे होते। तो कम से कम इन चीज़ों के ऊपर छोटी छोटी चीज़ें जो हमारे इर्द गिर्द हो रही होती हैं उनके ऊपर नज़र ज़रूर रखा कीजिए ताकि थोड़ा सा बेहतरी आए। बिल्कुल, थोड़ा सा फोकस अगर कर लेंगे आप, मेरा ख्याल है किससे की जान बच सकती है। जैसे कोई बच्चा अगर अगवा कर रहे हैं तो वो पेरेंट्स को मुश्किल हो जाती है बाद में, तो फिर उसके उन मुश्किल से बचा सकते हैं उन पेरेंट्स को भी, उन बच्चों की मतलब इस तरह के अगवा की अगर सूरत हाल में जिस तरह बच्चे बता भी रहे हैं, कोई इंडिकेशन दे रहे हैं, तो आप लोग उनकी हेल्प कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और कोशिश कीजिए कि हम इधर उधर नज़र रखा करें और थोड़ा सा ऑब्जर्व कर रहे हो कि हमारे इर्द गिर्द हो क्या रहा है। अभी हम कोरोना वायरस की बात करेंगे। 5.2% मुस्बत केसेस की शरह हो गई है, 5.2%। कल हम आपको बता रहे थे तो 4.7 से ऊपर गए, 4.17 था। और देख लें जो हालात है, और 2500 से ज़ायद केसेस सामने आए। बिल्कुल ऐसा ही है 24 घंटों में। एग्जैक्टली हमजा, हम कहाँ पहुँच गए थे? 1.71 पे पहुँच गए थे और उससे एकदम हमारे जो है मुस्बत केसेस की जो शरह है वो यहाँ तक पहुँची। जबकि वजारत सेहत के हुकाम का कहना है कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी में कोरोना की चौथी लहर तेज़ी से सामने आ रही है, जिसके बाद इस्लामाबाद में 6 ऐसे मकामात हैं जहाँ पर स्मार्ट लॉकडाउन जो है वो लगा दिया गया। अच्छा, अब कोरोना के बढ़ते केसेस के पेश नज़र हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने 10 रोज़ के लिए सयाहत पर पाबंदी आयद कर दी है। लेकिन हमें पता है कि वहाँ पर जलसे हो रहे हैं क्योंकि इलेक्शन है और कोरोना वायरस के तेज़ी से फैलाव पर सिंध हुकूमत ने बड़े फैसले किए हैं और सूबे में बढ़ते हुए केसेस के बायस एक बार फिर उन्होंने स्कूल्स, पार्क्स और होटल बंद करने का फैसला किया। अच्छा, वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत सूबाई कोविड टास्क फोर्स के इजलास में कोरोना के बढ़ते केसेस पर शदीद तशवीश का इजहार किया गया और दोबारा पाबंदियाँ लगाने का फैसला भी किया गया, जिसके तहत तमाम तालीमी इदारे और
इंडोर जो जिस तरह से डाइनिंग थी, आउटडोर डाइनिंग वगैरह थी, इसको भी बंद कर दिया गया और इजलास में तफरीही पार्क्स, वाटर पार्क्स, सी व्यू, हॉक्स पे, केंजर झील भी कल से बंद करने पर इत्तफाक किया गया। हम देख रहे हैं कि सिनेमा, इंडोर जिम्स और इंडोर खेलों पर भी पाबंदी होगी। महकमा सेहत पंजाब ने डेल्टा वेरिएंट के शुबे में 28 नमूने तशखीस के लिए भेजे हैं और नमूने म्यू सर्विसेज और जिना अस्पताल से जो है वो लिए गए हैं, सरकारी अस्पतालों से जमा किए गए हैं, जिनमें डेल्टा किस्म की मखसूस अलामात देखी गई हैं और माहिरीन सेहत के मुताबिक शहर में डेल्टा वेरिएंट जो है उसकी मुमकिन मौजूदगी से लाहौर को शदीद खतरा है इस वक्त। अच्छा, दूसरी जानिब आलमी इदारा सेहत ने लोगों को मशवरा दिया है कि वो इनफरादी तौर पर 2 मुख्तलिफ कंपनीज की कोविड-19 की जो वैक्सीन हैं उनके इस्तेमाल से गुरेज करें। इस तरह के जो फैसले वो तिब्बी हुकाम पर आप छोड़ दें, क्योंकि अपनी मर्जियाँ इसमें नहीं करनी चाहिए। अच्छा, अब सिंध में सख्त फैसले किए गए हैं। बात करेंगे पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए हेल्थ सिंध कासिम सुमरो साहब मौजूद हैं। कासिम सुमरो साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। सिंध में कोरोना के बढ़ते केसेस के पेश नज़र क्या पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं, आप लोग क्या देख रहे हैं, क्या ट्रेंड है इस वक्त? शाम तक की जो रिपोर्ट है वो ये है कि हमारे पास कराची में मोरलेस हम 17 से 20% के दरमियान 19% टू बी वेरी प्रिसाइज हम हैं। और जो हमारे रेस्ट ऑफ सिंध में हैदराबाद में भी 4% है, सखर में भी तकरीबन 2 से 2.25% पे हैं। बाकी जो छोटे मोटे और शहरों में उसमें भी तकरीबन इस वक्त तो सूरत हाल जो बिल्कुल हम ऑलमोस्ट लेस देन 1% पे थे, अब हम 2% से ऊपर चले गए हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम पॉजिटिविटी रेट जो है हमारे पास बिकॉज ऑफ डिफरेंट म्यूटेशंस, बिकॉज ऑफ डिफरेंट वेरिएंट्स जो हमारे पास हैं, बिकॉज ऑफ जो लोगों की तरफ से जो रिलक्टेंस शो की गई है, SOPs को बिल्कुल ही सिरे से नज़रअंदाज किया गया है। तो उन तमाम वजूहात और फिर हमने ओपनिंग्स की हैं सारी, हमने बिजनेसेस सारे खोले हैं, हमने ट्रांसपोर्ट खोली है, हमने पाबंदियों में बड़ी हद तक नरमी की है, लेकिन उसमें जो नाजायज़ फ़ायदा हुआ है लिया गया है लोगों की तरफ से कि वो आप उस तरह से जो SOPs को फॉलो करना चाहिए था वो नहीं किया गया। जो इंडोर डाइनिंग है उसको हम बंद करने जा रहे हैं। हमने जो स्कूल जो है प्राइमरी स्कूल जो जल्दी खुलने थे उसको हमने बंद करने के लिए कहा है कि हम फिलहाल उसकी जो नया जो आएगा, क्योंकि स्कूल खुलने से एक बहुत बड़ा जो है ना मास उसकी एक मूवमेंट होती है, सुबह भी होती है, दोपहर में भी होती है। और फिर दूसरे जो हमारे जिम हैं, सिनेमाज हैं, रिक्रिएशनल ग्राउंड्स हैं, जो ज़ाहिर ईद के दिन आएंगे तो लोग घरों से बाहर निकल के उन जगहों पे जाएंगे। हम इन चीज़ों पे अभी पाबंदी लगा रहे हैं, इनको कंप्लीट बैन कर रहे हैं अभी यार। लेकिन ये हम किसी सूरत में रूल आउट नहीं कर रहे कि हम कल को हमने अभी शॉपिंग मॉल्स के लिए, जो बड़े मॉल्स हैं उसके लिए हमने कहा है कि आप जो हैं वो SOPs को सख्ती से अमल करवाएं। आपके पास जितने विजिटर्स आ रहे हैं, शॉपर्स आ रहे हैं, उनको आप प्रॉपरली जो है वो लोगों को SOPs पे फॉलो, अगर वो नहीं आप लोग अमल नहीं करेंगे तो वी विल बी हम एक सेकंड के लिए इस बात का इंतज़ार नहीं करेंगे कि हम जो है वो उसको कंप्लीट लॉकडाउन की तरफ जाएं। तो ये एक हमारी आपके थ्रू इल्तिजा है, लोगों के साथ अपील है कि खुदा के वास्ते ये बहुत हाई इन्फेक्टिविटी जो है वो वेरिएंट्स हमारे पास आ गए हैं। अब हमें इससे बचना भी है और हमें वैक्सीन भी फुल्ली करवानी है। आप देखें वैक्सीन करवाने से लोग फर्टिलिटी की तरफ जो है वो नहीं जाते। अल्लाह की ज़ात तो हम सब पे रहम करे, लेकिन सबसे बुनियादी बात है कि हमें वॉलंटियर होकर अपने आप को डिसिप्लिन करना है, अपने बच्चों के ऊपर, अपने फैमिलीज़ के ऊपर, अपने दोस्तों के ऊपर, अपने नेबर्स के ऊपर, अपने शहर, सूबे और मुल्क के ऊपर जो है वो हमें हम डिसिप्लिन करेंगे तो ये जो आपने कहा कि हमें डिसिप्लिन तो अपने आप को करना है, लेकिन ईद उल अज़हा सर पर है और ईद के दौरान कोरोना SOPs पर अमल दरामद पूरे मुल्क के लिए एक चैलेंज है। इससे निपटने के लिए सिंध हुकूमत कौन से खुसूसी इक़दाम कर रही है? देखें, हमने अब जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हम जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट तरीन फोकस है वो ये है कि हम इसमें किसी सूरत में भी जो है वो इस बात से रिलैक्स नहीं है। आप समझ लें कि हमारी छुट्टियां तो हैं नहीं,
तो इसलिए हम विजिलेंट रहेंगे। हमारे हॉस्पिटल्स, हमारे डॉक्टर्स, हमारे जितना हेल्थ का स्टाफ है, हमारी खुद गवर्नमेंट ऑफ सिंध का हर वो अमला जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस वबा को कंट्रोल करने में अपना अपना रोल प्ले करता है, हम सब लोग विजिलेंट होंगे और हम सख्त इकदाम करने से गुरेज नहीं करेंगे। लेकिन उसके लिए बुनियादी हम उससे पहले आपके थ्रू मैं अपने तमाम बहन भाइयों से रिक्वेस्ट है कि अपने आप को डिसिप्लिन करें और मास्क को अपने ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं टिल वी गेट रिड ऑफ दिस पेंडेमिक। सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें। अगर हम शॉपिंग नहीं करेंगे तो मेरा नहीं ख्याल है कि हमारी ईद नहीं होगी। हम ईद जो फ़र्ज़ है वो हो जाएगी। हम कुर्बानी में भी अगर हम कहीं जाते हैं कुर्बानी के जानवर खरीद करने के लिए भी, तो भी हमें जो हमने वहाँ पर वैक्सीन सेंटर भी लगाए हैं, हमने टेस्टिंग सर्विसेज भी वहाँ दी हैं। तो आप काइंडली जो है वो उन पे SOPs को भी फॉलो करें। अगर ज़रूरत महसूस करते हैं तो वहाँ पर जाके वैक्सीन भी करवा सकते हैं। सो वी आर देयर टू हेल्प यू, वी आर देयर। हम अपने लोगों के लिए हर जगह पर मौजूद हैं कि हम पूरी तरीके से जो है वो मदद कर सकें, खिदमत कर सकें। लेकिन हमें लोगों ने हमसे कोऑपरेट करना है। ठीक है कासिम सुमरा साहब, ये भी बताइएगा आप क्या देख रहे हैं कराची में जो अब हालिया कोरोना लहर है, हम चौथी वेव की बात कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं कि ये डेल्टा वेरिएंट की वजह से है? क्योंकि ये भी बात हो रही है कि कराची में ख़ास तौर पे देख लिया जाए या हैदराबाद की बात की जाए, वहाँ पर वैसे भी रेट बहुत ज़्यादा हाई रहा है। एब्सोल्युटली, देखें इस वक्त जो निशानियां आ रही हैं, जो हाई इन्फेक्टिविटी ज़ाहिर है इस वक्त दुनिया में स्टेबल है कि इसी वेरिएंट की वजह से ज़्यादा जो है वो परसेंटेज स्प्रेड का ज़्यादा बना है। डेवलप्ड कंट्रीज़ में भी यही इशू हुआ है। तो हम भी अपने आप को जो है वो समहाउ जो वो दुनिया से लेके इधर आ गए हैं। हमारे पास तो वायरस नहीं था या वेरिएंट हमारे पास तो नहीं था, लेकिन हम लेके आ गए हैं। अब वो उस पर हम बहस नहीं करना चाहते कि वो कैसे आया है, लेकिन वो आ गया है। और अब हमारे पास साउथ अफ्रीकन वेरिएंट भी है, हमारे पास UK वेरिएंट भी है। हम दुनिया के जितने वेरिएंट्स हैं वो सारे हम अपने मुल्क में लेके आए हैं। लेकिन अब उससे बचने का जो मैकेनिज्म है वो पहले दिन से वही है कि हमें SOP फॉलो करें और अपने आप को बचाएं, और अपने आप को बचाएंगे तो दूसरों को भी बचा सकेंगे। ठीक है। अच्छा कासिम सुमरा, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि मुस्बत केसेस की जो शरह उसमें इजाफा हो रहा है, तो क्या गवर्नमेंट जो है जिस तरह से उसने तातीलात दी है, क्या उसको जो फैसला है वो उसको रिवर्स भी कर सकती है, तातीलात एक्सटेंड की जा सकती हैं? बिल्कुल, ये हमारा ऑप्शन हमारे जहन में डिस्कशन में आया था, लेकिन इस पे हम जो है वो अभी NCOC और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ हमारे ऑफिशियल्स बात करेंगे। लेट्स सी कि उस पर कंसेंसस डेवलप होता है तो हम ये भी कर सकते हैं। ठीक है कासिम सुमरा, शुक्रिया आपका। सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे और यकीनन आपकी गुफ्तगू से भी हमें मालूम हो रहा है कि बहुत संजीदा सूरत हाल है ये, और अब बहुत ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा एहतियात कीजिए। अभी मैं और इकरा जब अभी शो में आपसे मुलाकात नहीं हुई थी उससे पहले बात कर रहे थे कि अभी तो ईद उल अज़हा का रश उस तरह से हुआ ही नहीं। अभी तो हम उस तरह से गलियों में, बाज़ारों में उस तरह से कुर्बानी के जानवर नहीं देख रहे हैं, रश नहीं देख रहे हैं। वो बच्चे जो जानवरों के साथ खेल रहे होते हैं, उनको चारा खिला रहे होते हैं, वो चीज़ें नहीं है। और ये सूरत हाल है। बिल्कुल, अभी वो चीज़ें नहीं है। तो मंडियों में वो रश नहीं है जो होता है अभी तो। अच्छा, महंगाई की वजह से भी रश नहीं है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद जो मुस्बत केसेस की शरह है वो हम देख रहे हैं कि तशवीशनाक हद तक बढ़ी जा रही है। हर रोज़ इतने केसेस सामने आ रहे हैं। तो ऐसे में आप खुदारा एहतियात करें, मास्क का इस्तेमाल करें, समाजी जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसके ऊपर जो है काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को अमल करने की ज़रूरत है। और साथ ही साथ अपने जिस तरह से कहते हैं ना, हम लोग पहले कहते थे कि अपने हाथों को सैनिटाइज करें बार बार, तो ये चीज़ भी है, दोबारा से चीज़ों को प्रैक्टिस में लेकर आएँ और अपने आप को डिसिप्लिन करें। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम आपको याद करवाते रहेंगे, बार बार याद करवाते रहेंगे, क्योंकि हमारी कुछ जिम्मेदारी है वो हमने अदा करनी है और आप लोगों की जिम्मेदारी है आप वो अदा कीजिए। खैर, कोरोना वायरस तो एक जानिब बहुत बड़ा मसला है ही, उसके बाद एक और ख़तरे ने शहर कायद में सर उठाना शुरू कर दिया। और ये जो है कराची में निगलेरिया फोल्ड्री के जो जरासीम हैं और जरसूमे हैं, उन्होंने एक और शख्स की जान ले ली। अच्छा, जिसके बाद शहर में कहा जा रहा है कि इससे अमवात की तादाद जो है वो 5 हो चुके। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक जाँ बहक होने वाला नौजवान अपने दोस्तों के साथ मली में फार्म हाउस में पिकनिक
पिकनिक मनाने के दौरान स्विमिंग पूल में नहाते हुए नेग्लेरिया का शिकार हुआ था। और नेग्लेरिया जो है ये ऐसा जरासीम है जो कि आलूदा पानी में ही पैदा होता है। अच्छा, ये नाक के जरिए बताया जाता है कि इंसानी दिमाग में दाखिल हो जाता है और उसे खाना शुरू कर देता है, जिससे मौत वाक़ई हो जाती है। और कराची में रवां साल नेग्लेरिया से अब तक 5 हलाकतें सामने आ चुकी हैं। अच्छा, गुज़श्ते दिनों की अगर बात की जाए तो इस जरसूमे से अमवात सामने आने के बाद महकमा सेहत मुतहरिक हो गया था, जिसने फौरी तौर पर इंसदाद नेग्लेरिया के सिलसिले में 7 रुकनी कमेटी भी तश्कील दी। और इस हवाले से जारी होने वाले नोटिफिकेशन में कहा गया है कि कमेटी वाटर बोर्ड के हाइड्रेंट, स्विमिंग पूल्स और मसाजिद के जो टैंक हैं उनमें पानी में जो क्लोरीन की मिकदार है उसको मॉनिटर करे। अच्छा, नोटिफिकेशन में इकरा ये भी कहा गया था कि कमेटी मतलूबा मिकदार से कम क्लोरीन सामने आने पर कानूनी कार्रवाई भी करेगी। अभी सवालात जन्म ले रहे हैं कि ये चीज़ क्या है, ये क्या बीमारी है। इसी पर हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ डॉक्टर उमर सुल्तान मौजूद। उमर, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। ये नेग्लेरिया जरसूमा सर क्या है, ये इंसानी दिमाग को कैसे नुकसान पहुंचाता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेग्लेरिया देखें एक पैरासाइट है जो कि फ्रेश वाटर में पाया जाता है। फ्रेश वाटर लेक्स हो गई, स्विमिंग पूल हो गए, इसके ज़रिए ये पानी के टैंकों में आता है, वहाँ से हमारे घरों में भी यूज़ होता है। तो ये हमारे जो नाक और ब्रेन के बीच में एक बारीक हड्डी होती है, इसे क्रिबिडिफाइम प्लेट कहते हैं हम, उसके ज़रिए हमारे ब्रेन में दाखिल होता है। अच्छा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारी जो ब्रेन की मेनिंजेस होती है, यानी कवरिंग होती है ब्रेन की, उसको इन्फ्लेम करता है, उसको सुजा देता है, और फिर आस्ता आस्ता जो ना ब्रेन के सेल्स को ये खाना शुरू कर देता है। इसको ब्रेन ईटिंग जो है ना हम पैरासाइट भी कहते हैं। शुरू में जो अलामात आती हैं वो हेडेक, फीवर, सर का दर्द, बुखार, उल्टियाँ, जैसे जैसे आगे दिन गुजरते हैं तो मिर्गी के दौरे और आने वाले वक्तों में बंदा जो है कोमा की स्टेट में भी चला जाता है। तो ये एक लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन कॉज करता है, जिसकी वजह से जो डेथ है वो 2 से 7 दिनों के अंदर मुतवक्का हो जाती है। जितने भी केसेस यहाँ रिपोर्ट हुए हैं इनकी मोर्टेलिटी मोर देन 98% है। कराची की बात कर रहे हैं तो वहाँ तो शहर में, उस कराची शहर में पीने के पानी का भी बहुत बड़ा मसला है और बुनियादी मसला है। क्या नेग्लेरिया इससे भी इंसानी जिस्म में दाखिल होता है? देखें, जो नेग्लेरिया की इंटरेस्ट पॉइंट है वो सिर्फ एक है, वो है हमारे नाक की हड्डी, नाक के ज़रिए पानी हमारे ब्रेन में दाखिल होना। ये कब दाखिल होता है? जब हम स्विमिंग पूल में नहाते हैं। तो इससे एहतियात बरती जाए। इसकी प्रिवेंशन ये है कि जहाँ पानी के पूल हैं वहाँ पे क्लोरीन की मिकदार डल जाए, क्योंकि जहाँ क्लोरीनेशन एडिक्वेट होती है वहाँ इसकी ग्रोथ नहीं होती, इसलिए ये सॉल्टी वाटर में नहीं पाया जाता, ये फ्रेश वाटर में पाया जाता है। जहाँ से पानी पंप होता है कराची शहर को, वो दावजी पंप है और यहाँ से हब डैम है। तो यहाँ पे एडिक्वेट अमाउंट ऑफ क्लोरीन डालना चाहिए। इंडिविजुअली हमें अपने वाटर टैंक्स में जहाँ घरों में यूज़ हो रहे हैं वहाँ क्लोरीन की जो मिकदार है वो एडिक्वेट रखनी चाहिए। और एहतियात करें नहाते हुए स्विमिंग पूल पे इन मौसम में, गर्म मौसम में, ख़ासतौर पे जुलाई, अगस्त, सितंबर, जहाँ नेग्लेरिया की ग्रोथ हद से ज़्यादा हो वहाँ पे अवॉइड करना चाहिए। आउटसाइड द होम बाथ को अवॉइड करना चाहिए और घरों के अंदर जो है अपने वाटर टैंक्स के अंदर क्लोरीन का इस्तेमाल करें, ताकि नेग्लेरिया जैसे टिबल जो डिजीज़ है, लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ है, उससे बचा जा सके। ठीक है डॉक्टर साहब, आपने हमें बताया कि कुछ हमें एहतियात क्या बरतनी चाहिए ना, वो आपने बताया। हमें हिफाजती इंतजामात क्या करने चाहिए इस नेग्लेरिया से बचने के लिए? कि बचने का वाहिद तरीका यह है कि आप अपने जो वाटर यूज़ कर रहे हैं वो क्लोरिनेटेड हो। आप इंडिविजुअल सतह पे इसको क्लोरिनेशन करें या हुकूमती सतह पे जो वाटर रिजर्वायर हैं जहाँ से घरों को पानी सप्लाई किया जाता है वहाँ क्लोरीन की मिकदार एडिक्वेट की जानी चाहिए। और इसी तरह देखें, आप आउटसाइड द होम जो बात है जैसे स्विमिंग पूल है उसको अवॉइड करें। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह से आप इसके बारे में हमें बता रहे हैं, जरसूमे के बारे में बता रहे हैं, तो इसके हमले के बाद मरीज़ का इलाज कितना मुमकिन है और क्या पाकिस्तान में इसके मतलूबा इलाज की सहूलत भी मौजूद है या नहीं? देखिए, ये एक पैरासाइटिक इन्फेक्शन है। जितना अर्ली डायग्नोस होगा, अर्ली ट्रीटमेंट स्टार्ट होगी तो शायद उसकी प्रोग्नोसिस बेहतर हो। जो इसका डायग्नोस्टिक टेस्ट है वो PCR है। इसकी जो ट्रीटमेंट है पूरी दुनिया में जो अवेलेबल है वो पाकिस्तान में भी अवेलेबल है। लेकिन जब ये ब्रेन को एक दफ़ा इन्फेक्ट कर ले तो इसकी बचने के चांस या रिकवरी के चांस लेस देन 2% हैं। एक पेशेंट है जो रिकवर हुआ है पाकिस्तान में जो इन्फेक्ट हुआ था, अदरवाइज इसकी मोर्टेलिटी मोर देन 98% है। ये यंगस्टर्स को इन्वॉल्व करता है 20 से लेकर 45 ईयर्स के दरमियान। और अभी रिसेंटली एक डॉक्टर माजिद साहब जो कि न्यूरोसर्जन थे
PNH शिफा में एडमिट हुए निगलेरिया इन्फेक्शन के साथ, उनकी भी रिसेंटली डेथ ठीक है डॉक्टर, समझते हैं कि हमारे इंतजामात ऐसे हैं अस्पतालों में कि इस बीमारी का इलाज किया जा सकता है। जैसे आप तो कह रहे हैं कि जो दुनिया में इलाज मौजूद है वो पाकिस्तान में इलाज मौजूद है, लेकिन क्या हमारे हर अस्पताल में ये इलाज मौजूद है? और हुकूमती सतह पर इस बीमारी से निपटने के लिए मज़ीद क्या इक़दाम आप समझते हैं कि होने चाहिए? देखें, हुकूमती सतह पर मैंने कहा ना, जहाँ से पानी के पूल्स मौजूद हैं, रिजर्वायर मौजूद हैं, वहाँ पे इनको क्लोरिनेशन करनी चाहिए, वहाँ पे इनके वाटर टेस्टिंग होनी चाहिए कि आया ये पैरासाइट जो है वो इस वाटर के अंदर मौजूद है इस सैंपल में। अब जहाँ पे वो देखें, वो डॉक्टर माजिद साहब जिस स्विमिंग पूल में नहाए थे वहाँ के स्विमिंग पूल को सीज ऑफ करना चाहिए, और जहाँ जहाँ वाटर के रिजर्वायर मौजूद हैं वहाँ की टेस्टिंग होनी चाहिए कि आया पैरासाइट मौजूद है या नहीं है, या क्लोरीन की मिकदार कितनी है, और जहाँ पूलिंग ऑफ वाटर मौजूद है वहाँ पे क्लोरिनेशन करना हुकूमती जिम्मेदारी है। ख़ासतौर पर हॉट एंड ह्यूमिड वेदर जो कि जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर का जो वेदर होता है जिसमें इसकी नशोनुमा होती है, इसकी रेप्लिकेशन होती है, इसकी ग्रोथ होती है, तो इन महीनों में ख़ास तौर पे कराची और हैदराबाद के जो पूल्स हैं जहाँ पे रिजर्वायर मौजूद हैं वहाँ पे क्लोरिनेशन एडिक्वेट करनी चाहिए। वाटर टैंक्स हैं, खासतौर पे हॉस्पिटल्स के जो वाटर टैंक्स हैं वहाँ पे देखेंगे क्लोरीन की मिकदार क्या है, कम है तो उसको एडिक्वेट किया जाना चाहिए कि ऑलरेडी जो है इल पेशेंट हॉस्पिटल में आके एडमिट होते हैं, फर्दर एक और इन्फेक्शन ना उनको लग जाए। इसी तरह जो बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ हैं उनके पूल्स हैं या उनके जो वाटर टैंक्स हैं वहाँ पे सोसाइटी के सरबराहान को चाहिए कि वो लोकल गवर्नमेंट या सिंध गवर्नमेंट के साथ मिलके उसकी क्लोरिनेशन करे। ये यकीनी तौर पर यकीनी बनाया जाए कि जो वाटर घरों पे सप्लाई किया जा रहा है वो उसके अंदर क्लोरीन की एडिक्वेट मिकदार मौजूद है, जिसकी बायस जो निगलेरिया का इन्फेक्शन है उसको प्रिवेंट किया जा सकता है। तो ये हुकूमती सतह पर जिम्मेदारी है, हुकूमत सीरियस भी है इस मामले में, लेकिन जो प्रैक्टिकल इकदाम है वो अभी तक मेरे ख्याल में सामने नहीं आए। हमें नहीं सुना कि दाबची जो स्टेशन है जहाँ पे इंडस रिवर से पानी आता है उसके अंदर क्लोरिनेशन की गई है या नहीं की गई, आइदर के हेब डैम में की गई है नहीं की गई, और इस सोसाइटीज़ के जो पूल्स हैं या सोसाइटीज़ के जो अंडरग्राउंड वाटर टैंक्स हैं उनमें किसी ने आके किसी PCSIR लेबॉर्ट्री ने आके वाटर सैंपल कलेक्ट किए हों या उसमें चेक किया हो कि आइदर पैरासाइट वहाँ मौजूद है नहीं है, क्लोरीन की क्या मिकदार है और उसके क्या सदबात किए जाने चाहिए। चूँकि अभी इसकी मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा है, ये ब्रेन ईटिंग पैरासाइट है, तो मेरी हुकूमत वक्त से ये रिक्वेस्ट है कि आप प्रोएक्टिवली अप्रोच रखें और जो है तमाम जो रिजर्वायर्स हैं उसके सैंपल्स कलेक्ट किए जाएं और इनकी लेबॉरेटरिकल इन्वेस्टिगेशन हो और वाटर्स को क्लोरिनेट किया जाए। डॉक्टर उमर सुल्तान, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे, डॉक्टर साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, एहतियात बरतिए जो डॉक्टर साहब कह रहे थे, और हमें जो चीज़ें देखनी चाहिए उन्होंने बताया कि आपको एहतियात करनी चाहिए और नाक के ज़रिए, नाक की हड्डी के ज़रिए जो है ये इन्फेक्शन बिल्कुल ऐसे। उन्होंने कहा ज़्यादातर जो है जो मौसम है ये वाले अब जो है मौसम चल रहा है तो उसमें जो है वो जो आउटडोर आप जाते हैं और स्विमिंग पूल वगैरह का इस्तेमाल करते हैं वहाँ पर आप लोग जो है नहाने से परहेज़ करें, तभी इससे बच सकते हैं। हम यहाँ पे लेने एक ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए सुबह सवेरे पाकिस्तान। सुबह सवेरे पाकिस्तान। सुबह सवेरे पाकिस्तान। बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। और नाज़रीन, दुनिया भर में आज नौजवानों में हुनरमंदी का आलमी दिन मनाया जा रहा है और इस दिन को मनाने का मकसद जो है वो ये है कि नौजवानों में हुनरमंदी की अहमियत के बारे में आगाही और दिलचस्पी पैदा की जाए। हुनरमंद अफराद की अगर हम बात करें, किसी भी मुल्क की तरक्की में वो रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। ये अफराद अपने फ़न और सलाहियतों से अपनी कौम को तरक्की की मनाजिल की जानिब गामज़न कर रहे होते हैं और पाकिस्तान को इस वक्त बहुत से चैलेंजेस का सामना है। अच्छा, इन्हीं चैलेंजेस में एक बड़ा मसला बेरोज़गारी का भी है और पाकिस्तान में नौजवानों को हुनरमंद बनाकर बहुत सी अहम कामयाबियां जो हैं वो हासिल भी की जा सकती हैं। अच्छा, ह्यूमन कैपिटल की हम बात करते हैं ना, कि नौजवानों का एक बड़ा हिस्सा है उसमें। ये नौजवान तालीम के उसूल के बावजूद बेरोज़गार हमें नज़र आ रहे होते हैं और उनकी दुरुस्त समत में रहनुमाई अगर की जाए, उन्हें मुख्तलिफ हुनर सिखाए जाएँ तो ना सिर्फ इन नौजवानों को रोज़गार मुयसर आ सकेगा बल्कि पाकिस्तान को भी तरक्की का एक नया रास्ता दस्तयाब होगा। हमारे नौजवान सोच रहे होते हैं जी पाकिस्तान छोड़ें, बाहर चले जाएं, बाहर हम कोई काम भी कर लेंगे, पाकिस्तान में हमें नौकरियां नहीं मिल रही होती हैं और हमारे पास एजुकेशन है लेकिन स्किल के साथ
कमी है। बिल्कुल ऐसी है। और अगर हम बेरोज़गारी के मसले पर हम इजलास और सेमिनार्स मुनक्किद किए जाए ना इन चीज़ों को, तो इन तमाम चीज़ों का हम खात्मा कर सकते हैं, बेरोज़गारी का खात्मा हो सकता है। जब तक नौजवानों को आप फ़नी तरबियत फराहम करके हुनरमंद ना बनाएं, तब तक मेरा ख्याल है कि हमारा जो मुआशरा है वो तरक्की नहीं कर सकता। और जिस तरह पाकिस्तान में हम बात कर रहे हैं, हुनरमंद अगर अफराद मतलब जिस तरह से अगर काम कर रहे हो तो मुल्क तरक्की करेगा। हाँ, मुस्तकबिल पाकिस्तान का संवर सकता है। और जो हम मंजिल अपनी जिस रास्ते पे हम गामजन हैं और मंजिल को हासिल करना चाहते हैं, तो हम तभी ये मंजिल हासिल कर सकते हैं। इस तमाम सूरत हाल पर हम बात करेंगे। सेक्रेटरी टफ्टा राय मंजूर नासिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राय साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। सर, स्किल्स और एजुकेशन, हम फंस गए। हम सिर्फ या तो एजुकेशन की जानिब चले जाते हैं, स्किल में हम लोग उस तरीके से नहीं कुछ बेहतरी कर पाते, बच्चों को स्किल नहीं सिखा पाते। और अब दूसरा मसला एक और चल पड़ा है, सिर्फ स्किल की जानिब बढ़ रहे हैं। क्या दोनों का इम्तजाज होना चाहिए? एक तो जी मैं आपका भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूं और 92 न्यूज़ का, क्योंकि ये बहुत ही अहम दिन था जिसके हवाले से आपने अपना सेगमेंट डेडिकेट किया। और दूसरा, जितने भी हुनरमंद लोग हैं पूरी दुनिया में, मैं आज के दिन के हवाले से और ख़ास तौर पे पाकिस्तान में उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। अच्छा, गुजारिश इस तरह से है कि अगर आज से 30-40 साल पीछे आप चले जाए ना हमारा, तो वो तरक्की माकूस वाला काम है। और बड़ा रेलेवेंट सवाल आपने किया है। ये मिडिल के बाद जो 9th 10th होती थी, उसमें आ जाता था कि आप एग्रीकल्चर रखेंगे, ये ज़राअत बाकायदा पढ़ाई जाती थी, क्योंकि हमारी ज़्यादातर ज़री थी। इसके अलावा भी हुनर सिखाए जाते थे, लकड़ी का, दूसरे तीसरे चौथे, ये बाकायदा हर स्कूल का एक शोबा होता था जिसमें टेक्निकल तालीम दी जाती थी। अच्छा, फिर ये हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता वो टेक्निकल बिल्कुल ही अलग हो गया और दूसरा अलग हो गया। लेकिन बहरहाल ये है, कुछ ऐसे लोग हैं, अब देखिए हमारे करोड़ों बच्चे जो स्कूल नहीं जा रहे, ये कुछ वो लोग हैं जिनको इमीडिएटली 3 महीने 6 महीने को कोर्स करके साल का, 2 साल का, 3 साल का, तो उसमें हमारा ये बहुत बड़ा रोल है टैप्टा का। ठीक। अच्छा राय साहब, जिस तरह से पाकिस्तान के बारे में एक राय है कि यहाँ पर जितनी नौजवान आबादी है, अगर हम उसको हुनरमंद बना दें तो मुल्क की तकदीर बदल सकती है, तो आप क्या समझते हैं कि ये वाकई दुरुस्त बात है? और अगर आजकल की बात की जाए तो नौजवानों को कौन से स्किल्स हैं जो कि ज़रूरी सीखने चाहिए? ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। और बेरोजगारी खत्म करने का, जैसे कि आपने अपने इंट्रो में कहा, ये वाहिद तरीकाकार है जो अब रह गया ना, सादा बीए। मैं कहता हूँ इवन आप देखें कि पहले लोग एमबीए करते थे, एमबीबीएस अलग करते, अब उसका भी ब्लेंड आ गया कि आप इंजीनियर हैं, साथ आप एमबीए भी हैं, आप डॉक्टर हैं, साथ आपने 2 डिग्रीज और भी की हुई है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि अगर मेरे पास या आपके पास एक शख्स आता है, वो कहता है जी मैं ड्राइवर भी हूँ, मैं कुक भी हूँ, मैं माली भी हूँ, मुझे ये काम भी आता है, हमने नहीं भी रखना तो हम कहेंगे जी इस बंदे को तो आज ही रख लें। बिल्कुल। अच्छा, अब एक दूसरा आ गया, जानने वाला भी है, किसी की सिफारिश भी है, जी आपको क्या आता है? वो कहता है जी मुझे कुछ नहीं आता। आप बिलीव कर लें, एक शख्स भी ऐसा पाकिस्तान में आपको नहीं मिलेगा जिसको सही हुनर आता हो और वो बेरोजगार हो। सवाल ही पैदा नहीं होता। या वो अपना कारोबार करेगा, बल्कि 2-4 और लोगों को उसमें देगा। अभी हमने कुछ, हमारा भी अप्रेंटिसशिप एक्ट पास हुआ है 60 साल के बाद, ये पंजाब में एक बड़ा कारनामा है समझें। उसमें ये किया गया है कि हमारा जो डिमांड आएगी, डिमांड हमें आएगी फैक्ट्री से या जहाँ पे उसकी खपत है वहाँ से, कारखाने से, उसके मुताबिक हम थ्योरी पढ़ाएंगे, प्रैक्टिकल वो वहाँ जाके करेगा। उस दौरान उसको काफ़ी सारी कोई 80% तनख्वाह भी मिलेगी और गारंटेड जॉब है उसकी। हाँ जी। उसके अलावा देखिए फीमेल्स का हमारे पास को 40% है। हमारे पास ये सब इंजीनियर्स बनते हैं 3 साल वाले, उनके फिर आगे मुख्तलिफ शोबे हैं, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, फला करके 200-250 ट्रेड्स हैं। फिर ये और लड़कियों के अलग अलग कोर्सेज हैं। हमारे एक डिप्लोमा होता है, उसके बाद 100% गारंटीड जॉब होती है। कल एक बच्ची को मसला था, वो रहीम यार खान से आई थी, पूरे पंजाब से लोग उसमें आते हैं। असल इशू ये है कि ये इतनी महंगी तालीम है। देखिए ना, आम तालीम के लिए क्या चाहिए आपको? एक कमरा और एक कुर्सी और एक मेज और आप एक टीचर और खड़ा होकर पढ़ाना शुरू कर दें। यहाँ पे आपको मशीनरी चाहिए और ये करोड़ों रुपए की मशीनरी है। आज अभी हम इस डे के हवाले से अभी ये फंक्शन भी शुरू करने लगे हैं थोड़ी देर तक। उसमें चाइना के साथ और ज़ल्मी फाउंडेशन के साथ मिलके हम एक MOU साइन कर रहे हैं। चाइनीज ने हमें ऑफर किया है कि ये जो हमारा 3 साल वाला डिप्लोमा होता है ना, जो सब इंजीनियर्स बनते हैं मैट्रिक के बाद, उसमें ये होगा कि 2 साल वो यहाँ पे पढ़ेंगे और 1 साल वो चाइना में जाके पढ़ेंगे। और वो साल का खर्चा सारा चाइनीज गवर्नमेंट देगी और वो जॉब्स भी गारंटेड है। एक्रेडिटेशन की हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारी जो डिग्री है, ज़ाहिर इसकी वो वैल्यू नहीं है जो उसके साथ अगर एक स्टैंप जर्मनी की या जापान की या UK की लगती है। हमारी फाइनल स्टेज है, सिर्फ कोफी का हमारा इशू है क्योंकि डॉलरों पे होती है। उससे आप अंदाजा कर लें कि हमारा जो भी शख्स बाहर जाएगा फॉरेन कंट्री में, उसकी कम से कम 3 गुना सैलरी बढ़ जाती है। अगर वो 30,000 ले रहा है तो फिर वो 90,000 लेगा। ठीक है राय साहब, एक और अहम चीज़ हम टैप्टा
के हवाले से भी बात करेंगे, कुछ ई कॉमर्स की भी बात करेंगे कि टेफ्टा उसमें क्या कर रहा है, वो उन स्किल्स के लिए क्या टेफ्टा काम कर रहा है। लेकिन हम स्कूल्स की ख़ास तौर पर बात करें सर, वहाँ पर आप क्या समझते हैं? पढ़ाई पर तो बहुत ज़ोर दिया जा रहा होता है और उस पर चलें अलग क्वेश्चन हैं कि रट्टे पे जोर दिया जा रहा होता है या कॉन्सेप्ट्स पे जोर दिया जा रहा होता है, लेकिन वहाँ पर स्किल्स पर बात क्यों नहीं होती? वहाँ पर हुनर क्यों नहीं सिखाए जाते? छोटी उम्र में हुनर आसानी से सिखाए जा सकते हैं। बिल्कुल, मैंने कहा आपकी बात दुरुस्त है और ये 40-50 साल पहले ये बिल्कुल होता था। अब पता नहीं ये क्यों आहिस्ता आहिस्ता करके, देखे ना हमारे ये जो अभी है एनरोलमेंट का एक मसला बना हुआ है स्कूलों में कि कितने बच्चे स्कूल से बाहर हैं। कोई एक टीवी चैनल कहता है 55 लाख हैं, कोई कहता है 35 लाख हैं, कोई कहता है 2.5 करोड़ है। अंदाजा कर लें कि हम आज तक बच्चे नहीं गिन सके। ये आज से 30 साल पहले चले जाएं, हर रजिस्टर स्कूल में मौजूद होता था, यूनियन काउंसिल में होता था और ये सारी तादाद होती थी। ना अब हमारे पास डेटा है, ना कोई एफर्ट है। एक जिसे कहते हैं ना फायर फाइटिंग है, सुबह उठे को फाइलें निकालनी, हर अफसर क्या, महकमा क्या। स्कूल एजुकेशन में मैं खुद रहा हूँ, मुझे वहाँ के हालात पता हैं। 4-5 लाख टीचर हैं, सिर्फ उनकी छुट्टियां तबादले करते करते सारा दिन गुजर जाता है। सेक्रेटरी जो काम शुरू करता है ना असल, वो रात के 8 बजे स्टार्ट करता है। कोई ये बिल्कुल होना चाहिए और ये पैरेलल जब तक दोनों नहीं होंगे ये काम नहीं बनेगा। सही। अच्छा, लेकिन राय साहब हम देखते हैं कि एक मसला है ना, पाकिस्तान में हुनर वाले जो काम होते हैं, जो लोग कर रहे होते हैं, उनको अच्छी नज़र से देखा ही नहीं जाता और काम करने को आर समझा जाता है। जबकि अगर जो एक वेल ड्रेस माहौल में दफ्तर में बैठा है, उसको बिल्कुल उस पर प्राउड मतलब लोगों को होता है कि बड़ा अच्छे नौकरी कर रहा है। इन चीज़ों को, ये इस मसले को कैसे एड्रेस किया जा सकता है? दिस इज द कोर क्वेश्चन। कोर क्वेश्चन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये बुनियाद है उस चीज की। देखे ना, हमारा बंदा बाहर जाके झाड़ू भी दे लेता है, प्लम्बर का काम भी कर लेता है। अब मैंने कहा मेरी सैलरी फर्ज करें 1 लाख है और मुझे पता लगे ना कि मैं कसाई की दुकान बना के 5 लाख कमा सकता हूँ, मैं कहूँगा जी अब मैं गोश्त बेचना शुरू कर दूंगा। अच्छा, ये बात दुरुस्त है। अब इसकी बैकग्राउंड ये है कि जब ये अंग्रेज यहाँ पे आया तो उन्होंने यहाँ पर बाकायदा कमी इंट्रोड्यूस कराया, नाई, मोची, धोबी, यानी जो काम वाले लोग थे, जो मुआशरे के मोहसिन हैं, जो मुआशरा बनाते हैं, उनको उन्होंने कहा जी अब आपको तो बिल्कुल लो कैटेगरी है। और उसके फिर उन्होंने उजरत वगैरह टोपों में मुकर्रर की, गंदम के टोपे दिए। अच्छा, वो उस कमी की वजह से ये है कि जो काम करेगा वो कमी होगा और वो कमजात होगा। हालांकि देखिए हदीस पाक में आता है कि अल कासिब हबीबुल्लाह, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से एक शख्स गया और उसको यहाँ पे काम करके चंडियां जो पड़ती है निशान, तो हजूर सल्लल्लाहु ने उससे बोसा दिया और फरमाया कि अल कासिब हबीबुल्लाह, के मेहनत करने वाला अल्लाह का दोस्त है और जो हलाल रोजी कमाने के लिए जाता है उसको फरमाया कि वैसे जैसे जहाद पे गया हुआ है। इसमें मीडिया का बहुत बड़ा रोल है कि इस टैबूज को, इस चीज को हम खत्म करें और बताएं कि ये कुरान हदीस के खिलाफ है। और ये लोग जिन्हें हम नीची नजर से देखते हैं, अब तो खैर काफी बेहतरी उसमें आ रही है तालीम के साथ साथ। देखे ना, अब नाई को अभी सैलून बन गया है, जो तरखान थे वो फर्नीचर्स हो गया है, यानी थोड़ा सा उसमें चेंज आ रही है। लेकिन ये हमें सबको मिलके, ये स्कूलों में, कॉलेजेस में, मीडिया में, मस्जिदों में, हर फोरम पे ये होना चाहिए कि ये बिल्कुल गलत है। मैं तो यकीन कर लें कि कहता हूं कि अगर ये 7-8 कमी जो अंग्रेज ने बनाए हुए हैं, अगर इनको हमारी जिंदगी से निकाल दें, 1 महीने बाद हमारी शक्लें नहीं पहचानी जाएंगी। ऐसे ही बिल्कुल दुरुस्त बात कर रहे हैं। अच्छा राय साहब, जो लोग टेफ्टा से आके कोर्स करते हैं, हमारी बिल्कुल ऐसी है, टेफ्टा से जो लोग कोर्स करते हैं उसके बाद कुछ लोग चाह रहे होते हैं कि हम अपना काम करें, लेकिन अपना काम करने के लिए उनके पास सरमाया नहीं होता, तो उनको कुछ लोन भी दिया जाता है, उसका भी कोई स्ट्रक्चर बनाया गया? अच्छा, आप दोनों इतने अच्छे सवालात कर रहे हैं, लगता है आप टैप्टा में की जॉब करते रहे, या आपके पास इंफॉर्मेशन है पूरी। अच्छा, बिल्कुल उनको हम ये सपोर्ट करते हैं उनको हम सपोर्ट करते हैं और बगैर सूद के यकूत फाउंडेशन के साथ मिलकर डॉक्टर अमजद साकिब साहब के साथ हमने उनको लोन की स्कीम शुरू की। बगैर सूद के उनको हम कर्जा देते हैं और मजे की बात है कि ये जितने भी कर्जे जाते हैं ये 99% वापसी होती है। अभी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने, आपको पता है, बहुत बड़ा बजट में पैसा रखा है इन्हीं कामों के लिए। वो भी हमारा है, कोई जॉब करना चाहे तो उसकी जॉब गारंटेड जॉब होगी इंशाल्लाह। अब अंदाजा कर लें कि ये इतनी महंगी तालीम है कि करोड़ों अरबों रुपए की मशीनरी होती है। हमारा एक इदारा जो है ना वो कम से कम 50 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़ इसमें बनता है। एक इदारा हमारा 100 कनाल जगह है मेन रोड पे, उसके अलावा अरबों में भी बात चली जाती है। लेकिन स्टूडेंट से हम बहुत कम फीस वसूल करते हैं, बिल्कुल नॉमिनल, जिसे कहते हैं ना एक टोकन फीस होती है। अगर वो दिन के लगाए तो कोई 10-15 रुपए बनेंगे। आज जिन बच्चों ने हमारे टॉप किया उनको हम मोटरसाइकिल दे रहे हैं 0 मीटर और प्राइजेस दे रहे हैं, उसके बाद हम उनको लोन दे रहे हैं। इसमें अगर लोग आते हैं, अच्छा अभी हमने एक और भी सोचा है, उसमें हम काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह ताला थोड़े दिनों तक हम स्टार्ट भी उससे कर पाएंगे। वो काम हम ये कर रहे हैं बेसिकली कि 4-5 कोर्सेज को ब्लेंड करके ना एक कोर्स बना दिया जाए। मसलन एक बंदे को इलेक्ट्रीशियन का, प्लम्बर का, फलां कुक का, इस तरह के 6-7 हुनर सिखा दिए जाएं, तो उसकी जॉब फिर देखें ना, जो 25,000 वाला है वो 50 पे। और कोविड के दिनों में जो आपने पहले पूछा, इशारा आपने किया उसकी तरफ, वो ये हमने किया कि हमने ई रोजगार की तरफ लेके आए, फेसबुक के साथ खासतौर पर खवातीन के लिए एक प्रोग्राम शुरू किया।
उसका देखिए कितना इम्पैक्ट हुआ। जहां पे इसके नुकसान हुए वहां पर इसके साथ मतलब फायदे भी हुए कोविड ठीक के। है। फायदे ये हुए कि हमारे जो लोग ये आम इलेक्ट्रिशियन प्लम्बर वगैरह थे, ये कमाते थे, अपने प्लेसमेंट सेल एक बनाया हुआ है, हम उसके पीछे फॉलो करते हैं कि हमारे लोग कहाँ गए, जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, कितने पैसे कमा रहे हैं। ये लोग 6 महीने का या साल का कोर्स करके कमाते थे 25,000 रुपए औसत महीना। और जो ई रोजगार का हुआ वो 3 महीने का कोर्स था, सिर्फ 3 महीने का, और उनकी एवरेज निकली 36,000 रुपए महीना। तो ये इसलिए बहुत अच्छी अर्निंग भी है, और वो फ्रीलांसर्स हैं, घर में बैठ के काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल, फ्रीलांसर्स का तो दौर है जी राय साहब। हम इसीलिए ई कॉमर्स की भी आपसे बात कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका, सबसे पहले पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे। दिन है आज, और हुनर के बगैर आप जो मर्जी कर लें, आप किसी शख्स को कामयाब नहीं बना सकते हैं। हुनर, स्किल, आज तो बात ही सिर्फ स्किल्स की हो रही है। आप देखें कि इतनी बड़ी वेबसाइट्स हैं कि उनके ऊपर इतना बिजनेस हो रहा होता है, और वो सिर्फ स्किल की बेस पे हो रहा है। पाकिस्तान के फ्रीलांसर्स को आप देखें, वो स्किल्स हैं और वो उसकी बिना पर। और आप देख लें, जो इकरा बात कर रही थी वो बिल्कुल दुरुस्त बात है। हम ऐसे उनको ना देखते हैं पता नहीं किस नजर से कि भाई जो हाथ से मेहनत कर रहा है ये क्या काम कर रहा है। हम लोग कहते हैं ये क्या काम कर रहा है। हम लोगों को वो हम लोगों को अच्छा लगता है जो कमरों में, एसी में, वेल ड्रेस्ड, और बिल्कुल इस तरह के एक एनवायरनमेंट होता है जिस तरह का होता है ऑफिस का, उसमें बैठे हम लोग कहते हैं यार ये बड़ी अच्छी नौकरी कर रहा है। बस आप ये नहीं देखते इन चीज़ों को चेंज करने की ज़रूरत है, इसको थोड़ा सा चेंज करने की हमें ज़रूरत है। खैर, कुछ तब्दीली और भी आज आने वाली है, उम्मीद करते हैं कि ऐसी तब्दीली ना हो। तुम कह रहे थे ना हर 15 दिन बाद ही, तो मेरा ख्याल है ये वही वाला है। अब तो हर 15 दिन बाद है ना, तो फैसला हो गया हुआ है। तो ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने की समरी पेट्रोलियम डिवीजन को भिजवा दी है, और ज़राए ये बता रहे हैं कि ओगरा ने समरी में पेट्रोल की जो कीमत है उसमें 11.5 रुपए तक फी लीटर इजाफे की तजवीज़ दी है। तो अब ये ईदी मिलने जा रही है या नहीं मिलने जा रही है, तो फैसला आज हो जाएगा। ये अब फैसला होगा, लेकिन जो भी फैसला होगा मेरा ख्याल है आवाम की जो है ना जेब पे बड़ा भारी होगा। जबकि अगर हाई स्पीड डीजल की बात करें तो उसमें जो है उसकी कीमत 2 रुपये 40 पैसे, और मट्टी के तेल की कीमत में 1.5 रुपये इजाफे की सिफारिश दी गई। और जराए बताते हैं कि लाइट डीजल की कीमत में 1 रुपये 40 पैसे फी लीटर इजाफे की तजवीज़ भी सामने आई है। अच्छा, पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे का हतमी फैसला तो वज़ीर आज़म साहब की मुशावरत से ही होगा, जिसके बाद कीमतों का नोटिफिकेशन बाकायदा तौर पर वज़ारत ख़जाना जारी करेगी, और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल पर अमल दरामद 16 जुलाई से हो जाएगा। अच्छा, ख्याल रहे कि 30 जून को वफाकी हुकूमत ने 15 जुलाई तक के लिए पेट्रोल 2 रुपये फी लीटर महंगा किया था। अच्छा, अब दो चीज़ें हैं इसमें। एक तो बात गवर्नमेंट ये बात कर रही है कि जी कि आलमी कीमतों को भी तो आप देखें कि आलमी कीमतें जो हैं वो कितनी बढ़ती चली जा रही हैं। तो जब आलमी कीमतें तेल मसनूआत की बढ़ रही होती हैं तो फिर हमें भी बढ़ानी पड़ती हैं। और दूसरी जानिब जो तनकीद हो रही है वो ये हो रही है कि जी कि पहले इतना बम फेंक दिया जाता है कि जी कि 11 रुपए बढ़ा देंगे, 10 रुपए बढ़ा देंगे, लेकिन उसके बाद क्या होता है जब फैसला होता है जी नहीं 3 रुपए बढ़ा दें, 2 रुपए बढ़ा दें, 5 रुपए बढ़ा दें, तो वो लगता है कि जी कि 50% शायद रिलीफ ही दिया गया। तो दोनों तरफ से इस किस्म की बातें हो रही है। आज हम इंतज़ार कर रहे हैं कि क्या फैसला होता है। ये जो 11 रुपए इसमें फिर कितना रिलीफ मिलेगा आवाम को, और वो रिलीफ वाकई में आवाम के लिए रिलीफ होगा भी कि नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हम देखें तो कीमत जब वो कहाँ पर पहुँच। अच्छा, वैसे पेट्रोल जब महंगा होता है या फिर हम डीजल को देखते हैं महंगा होता है तो हर चीज़ की कीमतें जो हैं वो बढ़ जाती हैं। खैर, हमने ये बात की है, कल आपको बता रहे होंगे कि जी कि क्या फ़र्क पड़ेगा इससे और क्या किया गया। अब कराची वाले लेकिन फिर भी तैयार हो जाएं, क्योंकि महकमा मौसमियात ने शहर में मजीद बारिशों की पेशगोई कर। अच्छा, शहर क़ायद में शिमाल मगरिब की सिमत से हवाएं चल रही हैं। शहर के शिमाल मगरिब में थंडर सेल्स बन सकते हैं। उन्होंने कहा कि जिसके नतीजे में शहर में गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के है। अच्छा, शहर क़ायद में कहीं कम कहीं ज़्यादा बारिश का सिलसिला जुमे तक जारी रहेगा, और महकमा मौसमियात ने ईद उल अज़हा पर भी बारिश का इम्कान ज़ाहिर कर दिया है, और 20 और 21 जुलाई को बारिश हो सकती है। अच्छा, ये मानसून का जो है वो पहला स्पेल है जिसमें दरमियानी दर्जे की बारिशें होंगी। जुलाई के आखिर में भी बारिश का एक स्पेल मुतवक्के है। जबकि कराची में गुज़श्ता रोज़ की बात करें तो दोपहर को भी तेज़ बारिश हुई थी। हाँ, और मानसून के स्पेल में दूसरी बारिश ने मौसम को खुशगवार बनाया, और कराची के बेशतर इलाकों में बादल बरसने से हम देखते हैं कि सड़कों पर पानी जमा हो गया था और ट्रैफिक की रवानी भी सोच रही थी खुशगवार तो बनाया, लेकिन लोगों को थोड़ा सा मसला भी हो जाता है। मसाइल है, वो तकलीफ होती है जब पानी खड़ा हो जाता है, आप ये देख भी सकते हैं। अच्छा, कराची का मौसम कैसा है, हम अपने नुमाइंदे से भी बात करते हैं। शराज हमारे साथ मौजूद। अस्सलाम वालेकुम शराज, इस वक्त कराची का मौसम कैसा है? बारिश कल भी हुई, तो आज मौसम कुछ ठंडी हवाएं चल रही हैं?
वालेकुम सलाम जी। आज जो है कराची का मौसम इंतहाई गर्म और मतलूब है और इस वजह से जो है काफ़ी ज़्यादा गर्मी की शिद्दत भी महसूस की जा रही है। वो कि शहर में मानसून का जो सिलसिला है वो जारी है। सुबह के औकात में हम अक्सर देख रहे हैं कि गर्मी की शिद्दत जो है वो देखी जाती है और शाम में जो है शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश जो है वो बरस जाती है। इस वक्त शहर के अगर टेम्परेचर की अगर बात की जाए तो कम से कम टेम्परेचर महकमा मौसमियात के मुताबिक 28 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा सकता है, जबकि इस वक्त जो शहर का मौसम है वो 32 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा था। हम ये भी बताया गया है महकमा मौसमियात की जानिब से कि आज शाम को शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ जो है वो तेज़ बारिश होने का इम्कान है, जबकि ये सिलसिला कल भी जारी रहेगा। ताहम ये सिलसिला पूरे महीने जो है वो रहने की तवक्को है और ईद के दौरान भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों का जो सिलसिला है वो जारी रह सकता है। ताहम इंतजामात की अगर बात की जाए तो इंतजामात काफ़ी ज़्यादा किए गए थे। नालों की सफाई के हवाले से भी हमने देखा कि इकदामात का सिलसिला KMC, DMC और जो NCOC की जानिब से जो है वो सिलसिला जारी है ताकि शहरियों को ज़्यादा परेशानी का सामना जो है वो ना करना पड़े। लेकिन जो रिहायशी इलाके हैं वहाँ पर शहरियों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी का जो सामना है वो करना पड़ा, क्योंकि गुज़िश्ता बारिशों के दौरान पानी जो है वो सड़कों पर जमा रहा, जिसकी वजह से आमदोरफ्त मुतासिर हुई। शहरियों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी का जो सामना है वो करना पड़ा। निकासी आपका सिस्टम मौसर ना होने की वजह से इलाकों में जो है वो हमने देखा कि अब तक पानी जमा है और कई इलाकों में अब तक वहाँ से पानी नहीं निकाला जा सका, जिसकी वजह से इलाकों में ताफुन भी फैल रहा है। अगर ओवरऑल सिचुएशन की बात की जाए तो इस वक्त शहर का जो मौसम है वो गर्म महसूस हो रहा है, गर्मी शदीद महसूस हो रही है। नमी का तनासुब कम होने की वजह से गर्मी की शिद्दत जो है वो ज़्यादा महसूस की जा रही है। लेकिन साथ ही साथ महकमा मौसमियात की जानिब से ये खुशखबरी भी दी जा रही है कि आज शाम को जो है शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में अच्छी बारिश होने के इम्कानात हैं। चलिए ठीक है, आपने तो हमें बताया कि गर्म और मरतूब है इस वक्त मौसम, और हम जान लेते हैं महकमा मौसमियात क्या कहता है इस हवाले से। शहराज आपका शाह, डायरेक्टर महकमा मौसमियात, सरदार सरफराज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सरदार साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। सर वैसे तो नवीद सुनाई गई कि आज कराची में बारिश होगी और कराची वाले तैयार हो जाएं, हमने इंतबाह भी जारी कर दिया लेकिन आज तो बड़ी गर्मी पड़ रही है सर। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। देखिए असल में वही जो मॉनसून की सिस्टम है ना कराची के लिए, ये मशरक, जनूब मशरक या फिर शुमाल मशरक इस जानिब से आते हैं, तो सिस्टम के अप्रोच करने से पहले अमूमन सी ब्रीज कट ऑफ हो जाती है, जो समंदरी हवाएं हैं वो मुनक़ते हो जाती है, जैसे कि 2 दिन से हो रहा है कम से कम दिन के पहले हिस्से में। और उसकी वजह से जाहिर है कि वो बादल जो लो क्लाउड्स आया करते हैं सी ब्रीज के नतीजे में वो बादल छट जाते हैं, सी ब्रीज नहीं होती तो गर्मी पड़ रही होती है अच्छी खासी दोपहर तक, और दोपहर के बाद फिर वो हीटिंग की वजह से भी उसको फ्यूल और एनर्जी मिलती है बादलों को, तो वो कन्वेक्शन एक तरह से बढ़ती है और बिल्डअप होता है, तो फिर थंडरस्टॉर्म के चांसेस होते हैं। तो यहाँ पर जब सुबह में बादल बिल्कुल छट जाएं, गर्मी ज़्यादा पड़ रही हो, तो ये इस बात की एक इंडिकेशन होती है कि शाम में यहाँ कुछ न कुछ वेदर होने जा रहा है। सही। अच्छा सरदार साहब, क्या इस बारिश के स्पेल के दौरान शहरी इलाकों में फ्लैश फ्लड का भी इम्कान है? नहीं, कोई इतना ज़्यादा ख़तरा नहीं है फ्लैश फ्लड का, इसलिए कि बहुत हैवी स्पेल नहीं है। जनरली तो मॉडरेट है, किसी जगह में, किसी आइसोलेटेड जगह में थोड़ी देर के लिए हैवी शावर्स हो सकते हैं, तो उसके नतीजे में ज़ाहिर है जो नशेबी इलाके हैं उनमें कुछ देर के लिए पानी खड़ा हो सकता है, अदरवाइज़ इतनी कोई मेजर ख़तरा नहीं है। ठीक है सरदार साहब, कराची की तो हमने बात की, बाकी पाकिस्तान की भी बात कर लेते हैं। मौसम कैसा रहेगा सर? देखिए ये जो स्पेल चल रहा था पिछले तकरीबन कमोबेश 1 हफ्ते से चल रहा था, ये बड़ा ज़ोरदार स्पेल था। इसमें आपने देखा कि शुमाल में मतलब सियालकोट से लेके एबटाबाद तक और कहाँ कहीं अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल रही, बहुत ज़्यादा बारिश हुई। और अभी इस स्पेल में कल बलूचिस्तान के इलाकों में ज़्यादा बारिश हुई, ये जो ईस्ट बलूचिस्तान के इलाके हैं, कोलू, सिब्बी, बारखान और ये जो पंजगूर, इस तरह नीचे चले जाएं तो गवादर, इन सब एरियाज़ में अच्छी बारिश हुई है। तो वहाँ के नदी नालों में दालबंदीन वगैरह पे और कीरथर की पहाड़ियों के साथ कुछ फ्लैश फ्लडिंग टाइप चीज़ हुई है। अच्छा। तो ये स्पेल जो है कराची में तो कल तक है, और सिंध सेंट्रल एरियाज़ में, सेंट्रल सिंध में और परसों दोपहर तक होगा, और नॉर्थन एरियाज़ में भी आज किसी हद तक होगी बारिश, लेकिन सब साइड कर जाएगा ये। फिर आगे पहले आपके 18-19 से दूसरा एक तगड़ा स्पेल आएगा शुमाली, यानी कि सर ईद पे बारिश होगी। ईद पे कम से कम नॉर्थ में तो बारिश होगी, साउथ में कोई इतने चांसेस नहीं है, कराची में और सिंध में कोई इतने ज़्यादा चांसेस नहीं है ईद पे बारिश होने के। यहाँ वालों की ईद खासकर कराची में
कोई इतने ज़्यादा चांसेस नहीं है। अलबत्ता ईस्टर्न सिंध में और अपर सिंध में कुछ ना कुछ चांसेस हैं। अलबत्ता आपके शुमाली इलाकों में यानी पंजाब में उधर केपी और हज़ारा डिवीजन और उन सब एरियाज़ में ईद पे बारिश होगी, अच्छी खासी बारिश होगी। वहाँ पर ईद अच्छी गुजरेगी। ईद पे अच्छी खासी बारिश होगी, ईद अच्छी गुजरेगी। ईद उल अज़हा पे बारिश होना वो कितनी मुश्किलात हो जाती हैं। वैसे ही कुर्बानी भी करनी होती है। सरदार सरफराज साहब बहुत शुक्रिया आपका। सब सवेरे पाकिस्तान बात कर रहे थे और आपने बताया कि मौसम कैसा रहेगा। कराची वाले तैयार हों, 1 बजे के बाद जो है बारिश होने के फुल अच्छा मौसम हो जाएगा तो आप लोग एंजॉय कर सकेंगे उस मौसम को घरों में रहकर। मिज़ाहिया बारिश को आप एंजॉय करेंगे और हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। Stay with us. सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। बिजली के बिलों की बात करेंगे जो मुसलसल बढ़ते चले जा रहे हैं और अब आई टैक्सेस की भरमार ने सार्फिन का जीना मुहाल कर दिया है। इस्तेमाल शुदा यूनिट्स के साथ टैक्स शामिल होने की वजह से मजमूई बिल में कई गुना तक इजाफा हो चुका है। अच्छा मगर बुरी खबर ये भी है कि गर्दिशी कर्जों के जाल में फंसी हुकूमत बिजली टैरिफ में मजीद सरचार्जेस आयद करने के लिए पर तोड़ रही है। और यही नहीं, हुकूमत मुस्तकबिल के मंसूबों की फंडिंग भी बिजली के बिलों के जरिए हासिल करने की तैयारी कर रही है। अच्छा, हालांकि बात ये हो रही है कि सार्फिन तो पहले ही 5 टैक्सेस और दूसरा मतलब कि देखा जाए कि 2 सरचार्ज जो हैं वो अदा कर रहे हैं और सार्फिन ना सिर्फ कर्ज़ों की अदायगी करेंगे बल्कि कर्ज़ों की किस्तें भी सरचार्ज की मद में अदा कर रहे होंगे, जिसका मकसद गर्दिशी कर्ज़ों को कंट्रोल करना है। अच्छा, जो बढ़कर 24 खरब रुपए तक पहुंच चुके हैं, उन्होंने कहा इनको कंट्रोल करना है। और अहम बात यह भी है कि हुकूमत ने अब तक जो सरचार्जेस लेवी किए हैं उन्हें बिजली के बिलों में जाहिर नहीं किया जाएगा बल्कि उन्हें डिस्कोस के चार्ज करदा अखराजात का हिस्सा बनाया जाएगा। अच्छा, अब ये सर्विस के अखराजात या तरसीलात के फ़र्क का ये हिस्सा होगा और तमाम डिस्कोस का यकसा टैरिफ निज़ाम होगा। ये तमाम बातें उस रिपोर्ट में सामने आई हैं जो 21 रुकनी कायमा कमेटी बराए तवानाई ने पेश की थी, जिस बिल में मज़ीद तरमीम होनी है। वो रेगुलेशन ऑफ जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर एक्ट 1997 है। अब अगर हासिल इसका ये है कि बिजली मज़ीद क्या महंगी होने जा रही है आम आवाम के लिए, उनके लिए क्या मज़ीद मुश्किलात बढ़ने जा रही हैं। आज से तकरीबन 5 माह पहले हुकूमत की जानिब से ये कहा गया था कि अब बिजली महंगी नहीं होगी, तो क्या वो दावा दुरुस्त नहीं था या वो सिर्फ एक नारा ही था? बात करेंगे माहिर टैक्स उमूर ज़िशान मर्ब हमारे साथ मौजूद हैं। ज़िशान मर्चेंट साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। सर ये बताइएगा, क्या बिजली फिर से महंगी होगी? गवर्नमेंट के पास कोई ऑप्शन नहीं है? वेरी गुड मॉर्निंग टू यू टू ऑल। मैं ये समझता हूँ कि जो ये बातचीत आजकल चल रही है और ये जो प्रपोज बिल आ रहा है जिसमें अमेंडमेंट करने की बात हो रही है, यकीनन अगर ये अमेंडमेंट हो जाती है तो इससे बिजली महंगी होगी। और इसमें इस वक्त जो पोजीशन ये है कि बिजली के बिल में कई किस्म के टैक्सेस ऑलरेडी मौजूद हैं, सरचार्जेस ऑलरेडी मौजूद हैं, हत्ता कि टीवी लाइसेंस की फीस भी इसी बिल में मौजूद है। और चूंकि अगर आप बिल ना दें तो लाइट कट जाती है, तो मजबूरन लोग चाहे घर में टीवी हो या ना हो वो भी टैक्स दे रहे होते हैं टीवी का। तो ये तो हर किस्म के टैक्सेस इसमें हैं। प्लस आज बात हो रही है कि शायद पेट्रोल की कीमतों में भी बढ़ा देंगे पैसे। पेट्रोल की कीमतों में बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिकली उसका इम्पैक्ट बिजली पे आएगा, चूंकि हम फ्यूल बेस बिजली पैदा करते हैं और गैस बेस अब या कोल बेस नहीं कर रहे, तो अगेन उसका एक इम्पैक्ट आएगा। तो अगर ये इम्पैक्ट भी आप इसको जोड़ लें और उसको अगर आप ये कहें कि ये फर्दर सरचार्जेस लग जाएंगे, तो ये तो बड़ी बुरी खबर एक्सपेक्ट करना चाहिए हम सबको कि ये एक नॉर्मल कंज्यूमर पे, एक कमर्शियल कंज्यूमर पे बिजली का बोझ बढ़ जाएगा। और प्राइसेस ना सिर्फ इससे बिजली की प्राइस बढ़ने से सिर्फ बिजली की प्राइस नहीं बढ़ती, हर चीज की प्राइस बढ़ती है। तो मेरे ख्याल से ये आने वाले टाइम में कोई अगर ये पास हो जाता है बिल तो मेरे ख्याल से मुश्किलात होंगी। बिल्कुल ऐसी ये मुश्किलात तो होंगी। ज़िशान साहब, पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्जा और मुस्तकबिल के बिजली के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको फाइनेंस करने के लिए भी हुकूमत अवाम पर बोझ डालना चाहती है। इस तरीके से इस फैसले से अवाम पर कितना इजाफी बोझ पड़ेगा और कितनी मुश्किलात का मजीद सामना करना पड़ेगा अवाम को? देखिए, मसला ये है कि इस वक्त चूंकि आप अपनी बिजली की कैपेसिटी को पूरा यूटिलाइज नहीं कर रहे, आप अपनी 100% कैपेसिटी यूज नहीं कर रहे, तो जो गैप आता है उसको कैपेसिटी पेमेंट में पाकिस्तान को ऑलरेडी पे करना है। हम ये सुन रहे थे कि जी इन लोगों से ये चीज डिस्कस हो रही है कि कैपेसिटी पेमेंट को डॉलर की जगह पीआर में कन्वर्ट कर देंगे और इससे फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा।
अपेरेंटली अभी तक ये चीज कोई ग्राउंड पे नजर नहीं आ रही। तो चूंकि ये चीज अभी तक नजर नहीं आ रही, तो एब्सोल्युटली अगर ये बात जो की जा रही है कि गर्दिशी कर्जों को कंट्रोल करना है और फ्यूचर के लोन्स को भी इसी से पे करना है, तो अगर ये चीज कर दी जाएगी तो इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट अपनी जो सारी जिम्मेदारियां हैं वो आवाम के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता डालना शुरू करने की बात करी। तो ये मेरे हिसाब से तो ये बड़ा इम्पैक्ट इसका बड़ा बुरा आने वाला है। और अगर ये चीजें होने जा रही हैं तो जो शौकत तरीन साहब बार बार बजट में तकरीर कर रहे थे या बजट से पहले या बजट के बाद कि हम बिजली नहीं बढ़ाएंगे, तो ये तो बिल्कुल उसके अगेंस्ट बात हो रही है। हाउएवर मुमकिनात में से ये है कि शायद इनके पास कोई और चॉइस भी ना हो, तो ये सारी बातें इसके समर में या इसके नतीजतन हो रही है। अच्छा ठीक है ज़ीशान मर्चेंट साहब, जिस तरह से आप कह रहे थे कि जिसके घर में टीवी नहीं है उसको भी उसका टैक्स देना पड़ रहा होता है, और सरचार्जेस के अलावा हम बात करें कारोबारी अफराद की बात करें, सेल टैक्स है, इनकम टैक्स है, एक्स्ट्रा है, फर्दर टैक्स है, इसके ज़रिए तकरीबन 37% हुकूमत को वो दे रहे हैं, जबकि तकरीबन अगर अंदाज़ा लगाया जाए तकरीबन 25% टैक्स तो आम आवाम देने पर भी मजबूर हैं। क्या ये नाइंसाफ़ी नहीं है? क्या तमाम ममालिक में ऐसा ही हो रहा होता है? देखिए नाइंसाफी तो जरूर है। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान का टैक्स बेस बहुत कम है। सेल्स टैक्स में तकरीबन पूरे मुल्क में करीबन 1.5 से 2.25 लाख लोग रजिस्टर हैं। तो अब जब सेल्स टैक्स में लोग रजिस्टर ही नहीं होंगे तो गवर्नमेंट को तो टैक्स रिकवर करना है। तो जब लोग रजिस्टर नहीं होंगे तो उसका इम्पैक्ट आता है, जिसकी वजह से 17% सेल्स टैक्स गवर्नमेंट चार्ज कर ही रही है। लेकिन जो लोग रजिस्टर नहीं हो रहे कमर्शियल लोग, तो उसकी वजह से उनके ऊपर 3% फर्दर टैक्स, 5% एक्स्ट्रा टैक्स ये भी देना पड़ रहा है और 12% इनकम टैक्स है। तो ये वो सारी कॉस्ट बनती है जो कि 37% है। और इसी तरीके से घरेलू सार्फिन जो घर पे बिजली जिनका बिल 75,000 रुपए से ज्यादा आता था जून से पहले, उनको जो है इनकम टैक्स लगता था, लेकिन अब वो लोग जिनका 25,000 रुपए से ज्यादा बिल आएगा और जो रजिस्टर्ड नहीं है उनको भी इनकम टैक्स देना पड़ेगा। और ये इम्पैक्ट जो है टैक्सेशन का ये बढ़ता चला जाएगा और इससे ऑब्वियसली बिजली का बिल भी बढ़ेगा। अब ये क्यों हो रहा है? इसकी मेन वजह ये है कि मुल्क में लोग टैक्स देते नहीं है। तो जो खुद अपनी इनकम पे टैक्स नहीं देगा तो गवर्नमेंट के पास और कोई ऑप्शन नहीं है कि वो इनडायरेक्टली उसी टैक्स को वसूल करेगी, क्योंकि ये एक रिग्रेसिव सिस्टम है। तो इसका इम्पैक्ट एक आम आदमी पे ज्यादा आता है और वो शख्स जो बहुत ज्यादा कमा रहा है उसके ऊपर कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं होता, क्योंकि वो ऑलरेडी सिस्टम में नहीं है। लेकिन वो कमा बहुत ज्यादा रहा है, कोई इम्पैक्ट ज्यादा नहीं होता। लेकिन एक मिडिल लेवल के बंदे पे या एक स्मॉल टियर के बंदे पे इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा आता है। अच्छा, लेकिन ज़ीशान मर्चेंट साहब, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि कोई और ऑप्शन नहीं है या चॉइस नहीं है, तो आप नहीं समझते कि हुकूमत बेहतर मैनेजमेंट और लाइन लॉसेस जो है उनको कम करके गर्दिशी कर्जे से छुटकारा हासिल कर सकती है? देखिए ये बात हम पिछले कई सालों से सुन रहे हैं कि हर गवर्नमेंट ये कोशिश कर रही है कि लाइन लॉसेस कम करने हैं, हर गवर्नमेंट ये कोशिश कर रही है कि उसको बिजली की चोरी खत्म करनी है। कोई हमने कभी ये नहीं सुना कि कोई आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन की बात की हो। दुनिया में रिवाज है कि जैसे मोबाइल के प्रीपेड कार्ड्स इस्तेमाल होते हैं, वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी के भी प्रीपेड कार्ड इस्तेमाल होते हैं कि आपने 20,000 रुपए का इलेक्ट्रिसिटी का कार्ड ले लिया, अब जितना आपने कार्ड लिया उतनी जब बिजली इस्तेमाल करेंगे बिजली ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगी। तो कहीं गवर्नमेंट को ये सिस्टम के बारे में, ये इस टाइप के सिस्टम के बारे में सोचना अब बहुत जरूरी है कि क्या ऑल्टरनेटिव कोई मेजर्स इस्तेमाल करके उससे लाइन लॉसेस को या चोरी को कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि अगर मेरे पास एक प्रीपेड कार्ड है तो मैं अपनी बिजली किसी और को ना इस्तेमाल करने की कभी इजाजत दूंगा, ना मेरी बिजली अगर कोई चोरी करेगा तो मैं उसकी जिम्मेदारी और उसका रखवाला खुद बन जाऊंगा। कुछ इस टाइप के सिस्टम लाने की अब जरूरत है, ताकि ये जो बात हम सुन रहे हैं ना कि ये गर्दिशी कर्जे बढ़ते चले जा रहे हैं, लाइन लॉसेस कम नहीं हो पा रहे, इलेक्ट्रिसिटी की चोरी हो रही, ये अब इन चक्रों से हमें बाहर निकलना लाजमी है, वरना सर्वाइवल का प्रॉब्लम है। क्योंकि आपकी इकोनॉमी दूसरे कोविड के पोजीशन में बड़ी दूसरों के मुकाबले में बहुत अच्छा परफॉर्म किया। तो अगर अब इस इकोनॉमी को अगर आपने चलने देना और अगले साल की जो ग्रोथ रेट की बात की है शौकत तरीन साहब ने कि वो 5% के करीब जाना चाहते हैं, तो अगर बिजली महंगी करेंगे तो ग्रोथ रेट पे यकीनन फर्क आएगा। महंगी बिजली का मतलब ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन महंगी होगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन महंगी होने का मतलब है सेल प्राइसेस बढ़ जाएंगी, तो ये आपकी इकोनॉमी के लिए नुकसानदेह होगा। मैं समझता हूँ कि इन स्टेप्स को लेने से पहले गवर्नमेंट को बहुत दफा सोचना चाहिए और फिर अगर वो
लेती है तो फिर देखेंगे क्या उसका इम्पैक्ट आता है। ठीक है ज़ीशान मर्चेंट साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात रहे थे और जो मामलात हैं वो उन्होंने हमें बताए हैं। वैसे तो जो बात की जा रही थी कि कोई नया टैक्स नहीं लगाया जा रहा, अगर ऐसा हो जाता है जिसका अब खदशा जाहिर किया जा रहा है तो वो उस दावे की भी नफ़ी है कि कोई नया टैक्स हम नहीं लगाने जा रहे हैं। खैर ईद कुर्बान आने वाली है और कुर्बानी के जानवर जो हैं उनको कुछ लोग तो ले आए हैं, कुछ अभी जा रहे हैं पसंद करने की कोशिश करते हैं मंडियों में कि जाके अपनी पसंद का जानवर लेकर आएँ, और कुछ लोगों को भी इंतज़ार है कि वीकेंड आएगा। बिल्कुल ऐसी। और लेकिन जो लोग ले आते हैं ना फिर वो उसको सजाते हैं, बच्चों को शौक होता है वो जानवरों को सजाते भी हैं। तो फैसलाबाद में भी कुर्बानी के जानवरों की सेवा करने के साथ साथ उनकी सज धज की जो चाव है वो भी पूरे किए जा रहे हैं और उसी के लिए जानवरों के आराइशी सामान खरीदने के लिए भी ग्राहक पुरजोश नज़र आ रहे हैं। अच्छा, अब दुकानों पर जो है ना मुख्तलिफ तरह की चीज़ें बिक रही होती हैं और लोग ख़रीद रहे होते हैं कि जी कि ये भी हम अपने जानवर को इससे भी सजाएंगे, ये ज़्यादा खूबसूरत चीज़ लगेगी, ये नहीं लगेगी। अब दुकानों पर क्या क्या बिक रहा है और कितने दाम में फ़रोख्त हो रहा है, ये शाइस्ता शेख ने एक बेहतर फैसलाबाद से रिपोर्ट तैयार किया, आपको वो दिखाते हैं। मवेशी मंडी में झांझरों की खनक, माला, डोरी और फेस मास्क। हमारा कुर्बानी का जानवर सबसे प्यारा लगे, इसीलिए फैसलाबाद में बकरे, छतरे और बैल को सजाने के लिए आराइशी स्टॉल्स पर खरीदारी शुरू हो चुकी है। कीमत कम करवाने के लिए बहसो तकरार भी जारी है। शहरी कहते हैं कि जानवर को खूबसूरत, मुनफरिद और अलग सा दिखाने के लिए ये लवासमात खरीदने जरूरी हैं। कुर्बानी के लिए बछड़ा लिया हुआ है तो इसलिए हम झांझरें, माला वगैरह चीज़ें खरीदने आए हैं। हाँ जी, हमें शौक है, प्यार है उनसे, तो सही बात है। जैसे बच्चों के कपड़े ईद पे होते हैं ऐसे ही उनके होते हैं, चीज़ें वगैरह हर चीज़। महंगे वाला बंदा जानवर की तो ये नहीं खरीद सकता, फिर इससे ज़रा ये है कि खूबसूरती हो जाती है जानवर की, कुर्बानी तो होनी होती है ऑलरेडी। ग्राहक खुश होकर पूरी कीमत अदा न करे तो दुकानदार शिकवा करते हैं कि जहां इतना महंगा जानवर खरीद लिया वहीं इनके जेवरात की खरीदारी में कंजूसी क्यों बढ़ती जाती है। झांझरों का जोड़ा जो 30 रुपए का देते हैं, सेट व 600 रुपए का देते हैं, गानी है 50 रुपए की और 30 रुपए की। 800, 850, 650, 750 ऐसे दर्जन का हिसाब है। जेवरात ही नहीं, जानवरों के चारे के लिए नए तर्ज के टायरों वाली खुरली ग्राहकों की तरजीह बनती जा रही है। कुर्बानी के जानवरों की बेहतरीन खुराक के साथ साथ हार सिंगार करना भी उनसियत के इजहार का एक अपना सा तरीका है। कैमरामैन मुश्ताक दानियाल के साथ शाइस्ता शेख, 92 न्यूज़, फैसलाबाद। ये आपने बेहतरीन सी रिपोर्ट देखी है और वाकई ये हम सब रिलेट कर सकते हैं ना खुद को कि हम सब अब तो बच्चे जो हैं ख़ास तौर पे वो कोशिश कर रहे होते हैं कि सजाएं और सबको अपना वो टाइम याद आता है कि जब इतना वक्त निकाल पाते थे कि ये सब कुछ कर रहे होते थे, नहीं ये भी लेना है, नहीं ये भी लेना है। बचपन में तुम भी यही कुछ करते थे? सब, मेरा ख्याल है कि सब लोग करते हैं। मैं भी बहुत ज़्यादा होती थी कि भाई इनको ये पहनाना है, वो पहनाना है, तो वैसे बचपन के दिन याद आ गए इस रिपोर्ट को देख के। अच्छा खैर, हम आगे चलेंगे। मौशी मैदान से कुछ अच्छी खबरें भी सामने आ रही हैं, वो भी हमने आपके साथ शेयर करनी है। इदारा शुमारियात के मुताबिक बड़ी सनतों की पैदावार में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। अच्छा, इदारा शुमारियात के जो अदाद शुमार हैं उनके मुताबिक कहा जा रहा है कि जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है उन्होंने मुसलसल उसने चौथे महीने में अपनी इस जो सनती शोबा उसकी पैदावार में 36.84% इजाफा रिकॉर्ड किया। और खाने पीने की अशिया की बात की जाए, तंबाकू, सीमेंट, ऑटोमोबाइल, केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स और पेपर, स्टील की जो इंडस्ट्री है खास तौर पर कहा जा रहा है कि तरक्की देखने में मिली है इन सेक्टर्स में। अच्छा, ऑटोमोबाइल्स की बात करें ना तो तरक्की की शरह बताई जा रही है कि 47.41% है, जबकि टेक्सटाइल सेक्टर में 15.64% तरक्की देखने को मिली है। और लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग मुआशी तरक्की में रीढ़ की हड्डी भी समझी जाती है। अच्छा, क्योंकि ये जो सनतें हैं ना सिर्फ बड़े पैमाने पर रोज़गार मुहैया करती हैं बल्कि मुल्की बरामदात में भी इनका बड़ा एक हिस्सा होता है। इस अच्छी खबर के ऊपर अब हम बात भी कर लेते हैं। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर शारिक बोहरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। शारिक बोहरा साहब, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की अगर बात की जाए तो ज़बरदस्त तरक्की की शरह मुल्की मईशत के लिए आप क्या समझते हैं, कितनी खुशाइंद है? जी गुड मॉर्निंग। मैं समझता हूँ कि ईद आ रही है और हमारे पास अच्छी खबरें आ रही हैं। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग हैज़ ग्रोन बाय अराउंड 37% और ये जो अच्छी खबरें हैं उसकी देखें जो फैक्टर्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इस ग्रोथ को, उसमें सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि कोविड की जो रिलैक्सेशन हुई SOPs की, उसकी वजह से भी बहुत असर पड़ा और इंशाअल्लाह ताला जिस तरह कोविड की, खैर अब तो सैंक्शंस दोबारा यहाँ पर सिंध में लग गई हैं, लेकिन जैसे ही ये ईद कुर्बान ख़त्म होगी और
हम दोबारा नॉर्मल वर्किंग आवर्स की तरफ, नॉर्मल प्रोडक्शन आवर्स की तरफ आएंगे तो आई एम श्योर कि ये जो 37% है ये इंशाल्लाह ताला अगस्त सितंबर में 40% को क्रॉस करेगी। और उसकी बुनियादी वजह ये है कि इकॉनमी जो पाकिस्तान की है वो जिस तरह से सारी सेक्टर्स में ग्रो कर रही है, ऐसा नहीं है कि चंद मखसूस एक्सपोर्ट में इसकी ग्रोथ हुई है। अभी जो आपने फिगर्स बताए तो ऑटोमोबाइल है जो कि पाकिस्तान में उसकी एक्सपोर्ट नहीं है, लोकल डोमेस्टिक मार्केट को वो केटर करते हैं, उसमें बहुत बड़ा इजाफा हुआ है। इसी तरह जो पाकिस्तान की इंटरनल डोमेस्टिक मार्केट में कंजम्पशंस हैं वो बढ़ रही हैं और इसमें कोविड का रिलैक्सेशन का एक बहुत बड़ा पहलू है। दूसरा बहुत बड़ा पहलू ये है कि पाकिस्तान की जो इकॉनमी है उसमें ओवरऑल कॉन्फिडेंस का लेवल बढ़ रहा है और मैं समझता हूँ कि इसमें हमारी हुकूमत की जो पॉलिसीज़ हैं उसको हमको अप्रिशिएट करना चाहिए कि उन्होंने स्टेबिलिटी जो है, अब उनको एहसास हुआ तो उन्होंने जो स्टेबल इकॉनमी की तरफ जो मेजर्स लिए हैं उससे पाकिस्तान को बहुत फ़ायदा हो रहा है। कल हमारे कराची चैम्बर में यूरोपियन यूनियन की एम्बेसडर भी आई हुई थी कामिनारा, उन्होंने भी पाकिस्तान की जो इकॉनमी है उसकी तारीफ़ की है और उन्होंने कहा कि यूरोपियन यूनियन जो है इसको अप्रिशिएट करती है कि पाकिस्तान की जो हुकूमत है उसने कोविड में पाकिस्तान की इकनॉमिक सिचुएशन को बहुत बेहतर तरीके से कंट्रोल किया। ठीक है सर, ये बताइएगा कंस्ट्रक्शन पैकेज की भी बहुत ज़्यादा बात हो रही थी, उस सूरत आप देखते हैं कि बड़ी सनतों की बेहतरी जो है या पैदावार है उसमें इजाफे की वजह ये भी बना है? मैं समझता हूँ कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को जितनी मराहत मिली ऑनेस्टली वो उस तरह पिकअप नहीं हुई। अच्छा। लेकिन इसमें जो इंशाल्लाह ताला जो आने वाले फिगर्स हैं वो ये बताते हैं कि अब जो कोविड है जिस तरह वो सेटल डाउन होगा तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है उसमें अभी जितनी ग्रोथ हुई है और जो फिगर्स आ रहे हैं जो ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने कल दिए उसमें बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ हुई, लेकिन हमारा अंदाज़ा ये है कि ये ग्रोथ जो है वो इंशाल्लाह ताला डबल हो जाएगी। उसकी वजह ये है कि ये जो कोविड की रिलैक्सेशन है इससे इकनॉमिक जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हैं वो बढ़ जाएंगी और जैसे ही कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ बढ़ेंगी तो स्टील, सीमेंट और इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस, आपके केबल्स, पेंट्स, वुड वर्किंग, वो तमाम इंडस्ट्री जो रिलेटेड हैं टू द कंस्ट्रक्शन वो उनको बूस्ट मिलेगा और ये जब क्यूमुलेटिव इफेक्ट आएगा जैसा कि मैंने पहले कहा कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंशाल्लाह जो है वो अगस्त सितंबर में 40% से ज़्यादा आगे जाएगी। अच्छा शारिफुरा साहब, जिस तरह से हम देखते हैं कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है, इसके अंदर हम इसको मज़ीद फ्लोरिश करने के लिए गवर्नमेंट को किन इक़दाम करने की ज़रूरत है? हम ये समझते हैं कि गवर्नमेंट को इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसी नहीं बनाई अभी तक, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट पॉलिसी नहीं बनाई अभी तक, तो दूर रस अगर आपने लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव करना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि अब आप पॉलिसी मेकिंग की तरफ आ जाएं। टैक्सेशन के थ्रू जो गवर्नमेंट मेजर्स लेती है, छोटे छोटे जो वो एक्टिविटी ने अगर इतना बूस्ट दिया है इकॉनमी को तो हम सब अंदाज़ा कर सकते हैं कि अगर एक स्टेबल पॉलिसी गवर्नमेंट बनाने में कामयाब हो जाए जो कि अगले 5 या 10 साल के लिए उसमें कोई चेंजेस ना आए, मेजर चेंजेस ना आए, पॉलिटिकल चेंज के बावजूद वो जो पॉलिसीज़ हैं वो एक्सपोर्ट की और इंडस्ट्री की अगर वो सस्टेनेबल हों और चलती रहें तो मैं समझता हूँ कि ये हुकूमत को करना चाहिए और ये हुकूमत नहीं कर रही, बावजूद इसके कि मैंने मुख्तलिफ चैनल्स पे गवर्नमेंट को बहुत एम्फसाइज़ करने की कोशिश की है कि आप पॉलिसी मेकिंग में आ जाएं और पूरे चेंबर्स को जो है स्टेक होल्डर्स को वो ऑन बोर्ड ले लें। हम आपको ये बताएंगे कि पाकिस्तान में कौन सी इंडस्ट्री किस एरिया में किस लेवल की इंडस्ट्री लगनी चाहिए, कहाँ पर आपको लेबर जो है वो अवेलेबल है, कहाँ पर नहीं है। अब आप देखें कि कुछ ऐसे इकदाम हैं जिससे इंडस्ट्री को शायद नुकसान भी पहुँचेगा। सिंध गवर्नमेंट ने जो मिनिमम वेजेस हैं वो सारे सूबों में 19,000 हैं, इन्होंने 25,000 रुपये कर दिए। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है सिंध में, जिसकी जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो खौफजदा हैं कि कहीं जो सिंध से कराची से जो इंडस्ट्री है वो दूसरे सूबों को मुंतकिल ना होना शुरू हो और उसमें एक डिस्टेबलाइजेशन का फैक्टर है। मैं समझता हूँ कि फेडरल गवर्नमेंट को अब अपनी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को भी ऑन बोर्ड लेना होगा और उनको ये ज़ोर देकर ये बात कहनी होगी
कि अब पाकिस्तान की सारी इकाइयाँ मिलकर, सारे सूबे मिलकर जो इंडस्ट्रियल और इकोनॉमिक पॉलिसी है उसकी तरफ गामजन हो जाए, ताकि ये जो एक सूबा कुछ कह रहा है दूसरा सूबा कुछ कह रहा है, इससे जो है वो कॉन्फिडेंस भी शैटर होता है और इंडस्ट्री भी डिस्टेबलाइज होती है। ठीक है शारिक वोरा साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे, आप लोगों ने उनकी सुनी और वो कह रहे हैं कि ये तो मज़ीद बेहतर होगा और ईद उल अज़हा के बाद वो खासतौर पर अगस्त के एंड में जाके तो बहुत ज़्यादा बेहतरी देखने और ये अच्छी खबरें मिल रही हैं मईशत के हवाले से, ये बहुत खुशाइंद है। अच्छा, ये तो अच्छी खबरें मिल रही है ना मईशत के हवाले से, व्हाट्सएप की जानिब से भी एक अच्छी खबर आई। मईशत के हवाले से नहीं, मईशत के हवाले से नहीं, उनके एक फीचर के हवाले से आई है। वो क्या जी? वो ये है कि जी सारिफिन के लिए उन्होंने एक ज़बरदस्त फीचर मुतारिफ करवा दिया। सोशल मीडिया रिपोर्ट्स जो है वो बता रही हैं कि व्हाट्सएप के इस नए फीचर के जरिए सारिफ ग्रुप में मिस की हुई जो कॉल है उसको दोबारा से ज्वाइन कर सकते हैं। ये बड़ा ही मसला था। एक ये पता है कि आप ग्रुप कॉल करें ना, वैसे दोस्त करते होंगे या फिर कोई मीटिंग होती होगी तो आप लोग करते होंगे, वैसे बड़े ज़्यादातर लोग तो अब जूम पे चलेंगे मीटिंग के लिए, लेकिन दोस्त वगैरह कर रहे होते हैं। अब व्हाट्सएप पे आपने जी कॉल की है, 4 ने उठा ली है, 2 ने नहीं उठाई है, और जब 2 ने नहीं उठाई तो वो बाद में आपको ग्रुप कॉल कर रहे होंगे। अब क्या होगा कि जी किसी एक ने भी उनके ऊपर क्लिक कर दिया तो वो पिछली ग्रुप चैट जो है खत्म हो गई है, वो उधर चला गया और अजीब 3 इधर रह गए 3 उधर रह गए, अजीब मामला। तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल में थे ना वो सारिफिन, तो उन्होंने कहा कि इनकी मुश्किल थोड़ा दूर कर दें, उसको दोबारा से रीजॉइन कर सकते हैं उस कॉल को। तो इस फीचर के जरिए सारिफ कॉल के दौरान दीगर ऑप्शन आसानी से ढूंढ भी सकेंगे, जबकि स्क्रीन के नीचे रिंग का ऑप्शन भी मौजूद रहेगा। अच्छा, ये ऑप्शन फिलहाल जो iOS बीटा वर्जन है वो इस्तेमाल करने वालों के लिए है, एंड्रॉइड वाले जो सारिफिन थोड़ा वेट करें। अलबत्ता उम्मीद ये की जा रही है कि ये फीचर्स एंड्रॉइड सारिफिन के लिए भी जल्द मुयस्सर यानी कि हमजा तुम्हारे जो फोन है उसमें होगा, मेरे फोन में नहीं होगा। अच्छा, अब ये भी मसला है ना कि वो सारों के पास याद, लेकिन ठीक है ये फीचर आया तो ये सब में आएगा, क्योंकि सब में आ जाता है फीचर, मतलब सब में वो फीचर मौजूद होता है। तो ये एक बेहतर फीचर है उन लोगों के लिए कि जो ज़्यादा टेक्निकल नहीं होते या फिर ज़्यादा उन्होंने वो वाली एप्स नहीं की होती कि जिनके ऊपर आसानी से मीटिंग हो जाए या ज़्यादा लोग चैट कर सकें। तो ये एक अच्छा फीचर है जिसके बाद आप वो क्लिक करेंगे शायद और उसके बाद आपको क्या होगा, आप उस ग्रुप चैट के अंदर वापस रीजॉइन कर सकते हैं। लेकिन अभी है खैर जो मेरी तरह के एंड्रॉइड यूजर्स हैं वो अभी थोड़ा इंतजार करें, क्योंकि थोड़े अरसे बाद आ ही जाएगा उसमें, थोड़े अरसे बाद आ ही जाएगा। लेकिन ठीक है ये फीचर आया, हमने कहा आप लोगों के साथ शेयर कर दे। कई लोगों को ये मसला आता होगा जब ग्रुप चैट करते होंगे, तो ये मसला अब ख़त्म होने जा रहा है कि जो ज़हनी टेंशन होती थी और वो आपको कॉल आ रही होती थी, सारे बताते थे कि नहीं भाई इसकी ना उठाना नहीं तो आप भी इधर से निकल जाओगे, तो ऐसा मामला हो जाता है। खैर ये फीचर हमने आपके साथ शेयर किया, जो व्हाट्सएप की एक नई चीज़ सामने आई है, अपडेट सामने आई है आपके साथ। अभी हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। और नाज़रीन, ज़िंदगी की जंग वही जीतते हैं जो मसाइब के सामने, मुश्किलात के सामने हथियार नहीं डालते और मुश्किलात को मौके में बदलने का हुनर जानते हैं। हाँ, हम ये बात इसलिए कर रहे हैं कि गिलगित बल्तिस्तान की वादी हुंजा से ताल्लुक़ रखने वाली नौशीन बरकत का शुमार भी ऐसे ही हिम्मतमंद जो अफराद हैं उनमें होता है, जो गुज़श्ता 2 बरसों से ऑनलाइन शहद फ़रोख्त कर रहे हैं। अच्छा, नौशीन जो है वो ख़ुद कराची में रहती हैं और उनकी जो वालिदा हैं और कुछ मकामी ख़वातीन भी उनके साथ शामिल हैं, वो वादी हुंजा में शहद की मक्खियों की जो है वो परवरिश करती हैं और फिर शहद तैयार करती हैं, और वो जो शहद तैयार होता है फिर वो नौशीन बरकत को कराची भेजती हैं। इतनी मेहनत की जाती है और फिर नौशीन जो है वो यहाँ पर। ये बहुत से लोग वैसे जो है शहद का काम कर रहे हैं, ऑनलाइन बेच भी रहे होंगे, लेकिन हम ये आपके साथ शेयर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनकी जिद्दोजहद का सफ़र उस वक्त शुरू हुआ जब उनके बेटे की पैदाइश के वक्त उसके जिस्म के निचले हिस्से में दर्जनों फ्रैक्चर्स थे। बेटे को रोज़ाना अस्पताल लेकर जाना होता था, फिजियोथेरेपी होती थी, और वो डिप्रेशन में चली गई अपने मासूम बच्चे की जो है हालत देखते हुए। फिर बहुत ज़्यादा टाइम उधर लग जाता था, हर वक्त बच्चे के ख्याल आता था कि इसकी सेहत कैसे बेहतर होगी, फिर लेके जाना। वो इस सारे मतलब के मसाइल के अंदर उन्होंने सोचा कि वो खुद को कहीं पर मसरूफ़ कर, बिल्कुल कुछ ऐसा काम कर लिया जाए कि कोई अटेंशन जो है वो डाइवर्ट हो। और ऐसी सेहतमंदाना सरगर्मी उन्होंने कहा कि होनी चाहिए जिससे जहनी हालत जो है वो जो डिप्रेशन में चली गई थी उसको उन्होंने कहा कि वो वापस आ सकें और वो बेहतर हो सके, और आमदन भी हो, ताकि जो अपने बच्चे को जिस तरह से वो कह रही थी कि मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, उनको मुश्किल भी थी, तो उन्होंने कहा कि अपने बच्चे को भी अच्छा वक्त दे सकें। और नौशीन बरकत ने यह भी कहा कि
2 साल में उनके काम को बहुत ज़्यादा पजीराई मिली और अब जो है वो इस काम को मज़ीद वुसअत देने का सोच रही है, इसको दोबारा से मतलब कहने के है। तो वो एक मुश्किल में थी, वहाँ से उन्होंने देखा कि मैं क्या कर सकती हूँ, उन्होंने फ़ैसला किया और वो फ़ैसला जो है वो अल्लाह ने उनके हक़ में बेहतर साबित किया। बिल्कुल ऐसे ही है। और हमने इसीलिए मुनफरिद थोड़ी स्टोरी थी, क्योंकि शहद तो हर कोई मतलब बना के सेल भी कर सकते हैं, तो मुनफरिद तो हमने आपके साथ शेयर किया। अब हम नौशीन से बात ही कर लेते हैं कि वो कामयाब कारोबार जो है चलाए तो किस तरह से चला रही हैं, हम उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग नौशीन, आपका शहद का कारोबार करने का सफ़र कैसे आगाज़ हुआ, ज़रा हमारे साथ वो स्टोरी जो है शेयर कीजिएगा हमारे नाज़रीन के साथ भी। थैंक यू सो मच, आपने मुझे इनवाइट किया अपने शो पे। अच्छा, अगर मैं ये कहूँ कि मेरी मदर का बिज़नेस है तो गलत नहीं हुआ, क्योंकि मेरी मदर ने शुरू किया था हम सब बहन भाइयों के लिए। हम सब बहन भाई जो हैं वो डिफरेंट पाकिस्तान के डिफरेंट इलाकों में रहते हैं, सिटीज़ में रहते हैं। तो उन्होंने एक बॉक्स से बेसिकली शुरू किया था, एक बॉक्स से स्टार्ट किया, क्योंकि हम सबको हनी बहुत पसंद है। तो मार्केट में जो आपको हनी मिलता है उसको कुछ आपको पता नहीं होता कि वो कितना प्योर है। तो उन्होंने ख़ुद से शुरू किया, उसके बाद उन्होंने हमारे इलाके के कुछ और ख़वातीन को मिलाया अपने साथ और एक टीम बनाई। अच्छा, मेरी वालदा जो हैं वो बस हम सबको सेंड करती थी, वो बेचना ऐसा कुछ होता नहीं था, जिसको ज़रूरत हुई वो दे देती थी। लेकिन जो मेरी मामा के साथ जो ख़वातीन है वो इसको एज अ ज़रिया मुआश उनका बन गया था, इससे वो इनकम जनरेशन वो उनको मतलब इसको बेचती थी प्रॉपर्ली। तो मैंने सोचा कि क्यों ना वो इतना अच्छा जो काम कर रहे हैं इसको हम एक बड़े लेवल पे लाया जाए, और बस वालदा मोहतरमा का साथ दिया और हमने शुरू किया। बिल्कुल ठीक है। नौशीन, ये भी हमें बताइएगा, ख़वातीन अपना कारोबार कर रही होती हैं, बहुत से ख़यालात आ रहे होते हैं, फिर मुश्किलात का भी सामना करना पड़ रहा होता है। आपकी वालिदा ने आपको बहुत सपोर्ट किया है, तो ये इंतहाई मुश्किल टास्क था, किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, चैलेंजेस क्या थे? जब से हमने शुरू किया है अल्हम्दुलिल्लाह हमें बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है लोगों का, क्योंकि अब लोगों का ट्रेंड जो है वो ऑर्गेनिक और प्योर चीज़ों की तरफ बहुत जा रहा है, ठीक है। और जो लोग डेली हनी कंज्यूम करते हैं उनके लिए डिफ्रेंशिएट करना कोई मुश्किल नहीं होता। जब आप दूसरे हनी आप खाने के बाद आपको एक रॉ और प्योर हनी मिल जाता है तो एकदम से उनको पता लग जाता है कि हाँ, ये चीज़ जो है इसमें कोई चीज़ मिलावट नहीं है या एक प्योर है। तो अल्हम्दुलिल्लाह लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है, बिकॉज हम डिफरेंट एग्जीबिशंस में भी जाते हैं। तो ऑनलाइन तो ये होता है कि आपने कस्टमर को डील किया और आपने बेच दिया, लेकिन एग्जीबिशंस वो होते हैं जिसमें हम डायरेक्टली जो है अपने कस्टमर को से बातचीत कर रहे होते हैं, तो वो एक बहुत अच्छा हमें मौका मिल रहा होता है अपनी बात पहुंचाने का या अपनी स्टोरी बताने का, अपने बारे में बताने का। अच्छा, तो अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को अच्छा आखिर ये बताइएगा कि गिलगित बल्तिस्तान के शहद में ख़ास बात क्या है और ये आपकी कस्टमर्स में कैसे इतना ज़्यादा फेमस हो गया? गिलगित बल्तिस्तान जब हम नाम सुनते हैं तो हमें वादियाँ हमारे जहन में आती हैं, ग्रीनरी जहन में आती है, और बिल्कुल ऐसा ही है कि यहाँ पे क्योंकि पोल्यूशन नहीं है इतनी ज़्यादा, और यहाँ का जो फ्लोरा है ना वो बहुत यूनिक है पूरे पाकिस्तान से। अच्छा, यहाँ पे ये है कि हमारे पास जो मैं 3 टाइप के मैं हनीज़ की बात करूँगी। एक तो हमारे पास एकाशिया है जिसको कीकर कहा जाता है, सेकेंडली रशियन ऑलिव को हमारी ज़बान में गिंडावर कहते हैं, जो कि गिलगित बल्तिस्तान के अलावा आपको बहुत ही कम मतलब ना होने के बराबर आपको दूसरे इलाकों में मिलेगा। तो और एक और है दूसरा हर्बल, ठीक है, हर्बल है, इसको मल्टी फ्लावर भी बोला जाता है। तो ये ऐसे जायके हैं जो आपको यहाँ के अलावा जो है आपको और कहीं नहीं मिल सकते। और एक और बात ये है कि देखें ऐसी जो हनी बीज़ हैं वो किस तरह अपनी खुराक बनाते हैं। एक तो वो नेक्टर लेते हैं और दूसरी चीज़ वो पानी लेते हैं, और नेक्टर जो है वो गिलगित बल्तिस्तान को जो यूनिक फ्लोरा है उससे लेंगे, और वाटर जो है यहाँ के ग्लेशियर से और यहाँ के स्प्रिंग से लेंगे। तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि गिलगित बल्तिस्तान के शहद में और दूसरे शहद में कितना फ़र्क होगा। नौशीन, अभी तो आप ऑनलाइन जो है वो बेच रही हैं, मुस्तकबिल में क्या कोई प्लान बना रखा है कि बाकायदा तौर पर जो है कोई इसको बेचा जाएगा, इसको वुसअत दी जाएगी और इसको इंटरनेशनली भी कोई ब्रांड बनाया जा सकता है? जी, बिकॉज़ हमने जो शुरू किया था 2 बॉक्सेस से अब हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह जो है 50 बॉक्सेस हैं, और हम लोग जो है इसको और एक्सपेंड करेंगे इंशाल्लाह। और मेरी ये कोशिश है कि गिलगित बल्तिस्तान में जितनी ख़वातीन अगर वो हनी एक्सट्रैक्शन का काम कर रही हैं, 2-2, 3-3, 4-4 बॉक्सेस हैं, तो मैं जो है उनकी मतलब एक ऐसा काम करूँ कि उन सबको एक अलाइंस बना के, एक एसोसिएशन बना के इस अम्ब्रेला के अंडर सबको ले आऊँ, ताकि इसमें कलेक्टिवली सबका फ़ायदा हो। तो
ये इंशाल्लाह हम लोग शुरू करेंगे। और इसके अलावा मेरा ये प्लान है कि हम इसको पाकिस्तान लेवल पे, गिलगित बल्तिस्तान के लेवल पे फर्स्ट एवर वुमेन बी कीपिंग एसोसिएशन बनाना चाहते हैं, जहाँ पे जो एक यानी बहुत अच्छा एक पॉजिटिव इमेज दे पाकिस्तान का और गिलगित बल्तिस्तान का, कि यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो ख़वातीन नहीं कर सकती, हर वो ख़वातीन बढ़ चढ़ के ले सकती हैं। और स्पेशली हनी बी की बहुत सारी ख़वातीन होती हैं जिनकी ख्वाहिश होती है हम अपना कारोबार करें, उन्हें क्या टिप्स देंगी कि वो भी अपना कारोबार कर सके? और सेकेंडली ये भी बताइएगा कि जो मौशी डिप्रेशन है इससे किस तरह से निकला जा सकता है, ज़रा ये ज़रूर बताइएगा। देखिए, अस्कुर मैंने इसीलिए बनाया था जब मैं एक ऐसे फेज़ में थी मैं कह सकती हूँ कि मैंने अपने ज़िंदगी का जो मुश्किल तरीन मरहला है उसको एक अपॉर्चुनिटी में तब्दील किया था। अपने बेटी की कंडीशन की वजह से मुझे डेली हॉस्पिटल विजिट्स करने पड़ते थे, तब मुझे ख्याल आया था इस अस्कुर को बनाने का। और अस्कुर का बहुत बड़ा हाथ है मुझे मेंटली जो है हेल्दी रखने में, फ्रेश रखने में। तो जो ख़वातीन इस बिज़नेस में आना चाहती हैं, कोई सा भी बिज़नेस करना चाहती हैं, उनको मेरा यही पैगाम है कि मेहनत कीजिए, ईमानदारी के साथ काम कीजिए। और इस दुनिया में कोई चीज़ मुश्किल नहीं है, पहला कदम उठाना बहुत मुश्किल होता है। बस अपने ऊपर भरोसा रखिए, यकीन कीजिए अपनी सलाहियतों पे और शुरू कीजिए, और अल्लाह ताला आपके लिए कामयाबियाँ और अल्लाह ताला आपके लिए रास्ते खुद ब खुद खोल देते हैं। सही, मेहनत करनी चाहिए। उन्होंने कहा मेहनत करके कुछ भी कर सकते हैं आप कारोबार, और ख़वातीन को ख़ास तौर पर उन्होंने पैगाम दिए, इस पर अमल करने की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया नौशीन, आप सुबह सवेरे पाकिस्तान का हिस्सा बनी है, तो मेरा ख्याल है हमें भी नौशीन से ये शहद मंगवाना चाहिए। नहीं ये देखिए जितनी तारीफें हमने सुनी है। इसके अंदर हासिल क्या था? हासिल ये है कि आपको मेहनत करनी है, आपको मतलब हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, कुछ हमारी दुनियावी परेशानियां ऐसी होती हैं, और औलाद की परेशानी से बढ़कर परेशानी क्या हो सकती है। तो वो उस परेशानी में उन्होंने उसको अपॉर्चुनिटी के तौर पर लिया, कुछ और मुझे करना चाहिए। तो देखें, जो भी हालात हैं, मुश्किल हालात होते हैं, मुश्किलें आ रही होती हैं, लेकिन हमें उसके अंदर जो है खुदा पर भरोसा रखना है, खुदा पर यकीन रखना है। अल्लाह ताला पर जब हम यकीन रखेंगे तो रास्ते निकलते चले बिल्कुल ऐसे कहते हैं ना, मेहनत में अजमत है, तो फिर मेहनत करेंगे तो फिर आपको उसका फल तो मिलेगा। अब हम आपको थोड़ा सा इंग्लैंड लेके चलते हैं, इंग्लैंड की भी सैर करवा देते हैं, क्योंकि वहाँ पर पाकिस्तानी टीम सैर ही कर रही है और तो कुछ वहाँ पर हो नहीं रहा। क्रिकेट तो हमारी तरफ से उतनी अच्छी खेली नहीं जा रही है, बस टूर ही मेरा ख्याल लगाया बिल्कुल ऐसे। लेकिन अब पाकिस्तान और इंग्लैंड कल जो है पहले T20 मैच में मद्दे मुकाबिल होंगे, अब देखना है कल क्या करते हैं। खैर, वनडे सीरीज़ में बदतरीन शिकस्त के बाद क्रिकेट शायकीन ने जो है अब शाहीनों से T20 सीरीज़ में बेहतर कारकर्दगी की उम्मीदें लगा ली, जैसे हम तीसरे मैच से भी लगा रहे थे वैसे तो। अच्छा, वैसे अब तो नोटिंगम में उन्होंने ट्रेनिंग का आगाज़ भी किया है। वनडे सीरीज़ में पाकिस्तान को 3-0 से वाइट वॉश करने वाली इंग्लिश टीम ने T20 सीरीज़ के लिए 16 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया है, और वो कोई अच्छी खबर नहीं है पाकिस्तान के लिए। मॉर्गन हैं जो कि कप्तानी करेंगे, आइसोलेशन मुकम्मल करने वाले जो दीगर खिलाड़ी हैं उनको भी शामिल कर लिया गया, और वनडे में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई साकिब महमूद फास्ट बॉलर ने और पाकिंसन ने, तो उनको भी स्क्वाड का हिस्सा बनाया। अच्छा, अब देखा जाए तो पहले बी टीम से हैंडल नहीं हुई थी पाकिस्तानी टीम से, अब सीनियर आ गए तो पता नहीं क्या होता है। खैर, इंग्लैंड के हाथों वनडे सीरीज़ में वाइट वॉश शिकस्त ने पाकिस्तानी शायकीन का भी दिल तोड़ दिया, और तीसरे वनडे में शिकस्त के बाद PCB इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज भी उन्होंने किया, और एहतजाज के दौरान उन्होंने नारे भी लगाए, गो मिसबा गो के नारे लगते रहे, और गो वकार यूनुस गो के भी नारे लगते रहे। और इस मौके पर शायकीन ने यह भी कहा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान क्रिकेट की साख बचाने के लिए PCB को, पूरी इंतजामिया को अब फारिग कर दे, और एहतजाज के दौरान ये जो नारे लगाए गए हैं वो भी कोई अच्छी बात नहीं है कि इस तरह के नारे लग रहे हैं, परफॉर्मेंस ही बिल्कुल नहीं है। शायकीन नाराज़ है। मिसबाउल हक ने खैर इस पर कुछ कहा है कि हम 3-0 से क्यों हार गए, आपको वो सुना देते हैं। पे डालना या सिर्फ कोचेस पे डालना, मैं हमेशा बिलीव हूँ इट्स अ टीम वर्क, आप एज अ टीम काम करते हैं। अगर ये एग्जीक्यूट नहीं हुए तो हम भी उतने ही कसूरवार हैं जितने प्लेयर हैं अंदर, हम भी उतने ही रिस्पॉन्सिबल हैं जितने प्लेयर्स हैं। तो एज ए टीम हम नाकाम हुए। ओवरऑल फेलियर ऑफ द टीम है पूरा। आई थिंक वो मिस्टेक्स ज़रूर हैं, लेकिन ये ऐसी बात नहीं है कि जी कुछ सही हो ही नहीं रहा या कुछ सही हुआ ही नहीं इन 2 सालों में। सीरीज़ें जीतते हारते आप, ये पार्ट ऑफ द। तो ये कोच मिसबाउल हक साहब की जो आपने गुफ्तगू सुन ली है, और इसी पर हम तज्जिया भी ले लेंगे। सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट नसीम राजपूत साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। नसीम राजपूत साहब, पहले तो जो मिसबाउल हक साहब कह रहे हैं उस पर बात कर लेते हैं। तीसरा वनडे हारने की कोई वजह नज़र नहीं आ रही थी, इतना बड़ा टारगेट था, डिफेंड नहीं कर पाए। क्या हमारी ओवरऑल देखी जाए तो बिल्कुल ठीक तरीके से प्लानिंग नहीं है, या फिर कप्तानी नाकिस थी जिसकी वजह से हम हार गए?
देखिए समझ में नहीं आया, पहले बैटिंग नहीं चल के दे रही थी, अब बॉलिंग नहीं चल के दी, क्या बैटिंग भी प्रॉपर तौर पे चल कर दी? ये भी एक सवाल है कि जिस तरीके से इंग्लैंड की टीम टारगेट चेस करने में कामयाब हो गई, इवन कि जब उनके 165 पर 5 आउट कर लिए थे फिर भी वो लोग टारगेट चेस करने में कामयाब हो गए। बहुत सारी ऐसे लूप होल्स इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दिखाई दे रहे हैं कि जिनको मॉनिटर करना बहुत जरूरी है। देखें, जब आप 165 रन पर 5 आउट कर लेते हैं, ये पहला मौका नहीं है। आपको याद होगा इसी इंग्लैंड में टेस्ट मैच में 275 चेस कर रहे थे इंग्लैंड और आपने 114 रन पर उनके 5 आउट कर लिए थे और उसके बाद आपने टारगेट चेस करवा दिया था। इसका मकसद ये हुआ कि आपकी बॉलिंग में कुछ भी नहीं है, आपकी बॉलिंग में कोई डेप्थ नहीं है, कोई गहराई नहीं है, आपकी बॉलिंग कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रही। देखें यार, आपको याद होगा, माजी थोड़ा सा पीछे चले जाएं, पाकिस्तान टीम अगर 140, 145, 150 रन करा करती थी तो वसीम, वक्कार, शुएब अख्तर, आमिर, आसिफ, ये जिस तरीके की बॉलिंग किया करते थे, ये एटलीस्ट 5-6 आउट कर लिया करते थे, मुश्किलात जरूर पैदा करते थे। अभी 140 रन अगर पाकिस्तान टीम कर लेती है तो पता चलता है 9 विकेटों से हार जाते हैं। अगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम इंग्लैंड टीम 247 रन पे करती है, हम रोक लेते हैं तो पता चलता है हम 54 रन से मैच हार जाते हैं, 200 रन दिखाई नहीं दे रहे हमारे। देन हम 331 कर लेते हैं। 331 रन हमारी क्रिकेट में बहुत कम स्कोर होते हैं, चाहे कैसी भी पिच हो। हमारा वे ऑफ स्टाइल, हमारा खेलने का तरीकेकार जो है, उस लिहाज से 331 बहुत होते हैं। अब बॉलिंग और कितने रन चाहती है? दूसरी चीज आपकी फील्डिंग, जो पैथेटिक फील्डिंग थी 165 के बाद, इमामुल्लाह खातों का कैच छोड़ रहे हैं, हारिस रऊफ खातों का कैच छोड़ रहे हैं, ये आपकी तैयारियां हैं। नसीम राजपूत साहब, अगर T20 की बात कर ली जाए तो पाकिस्तान को अपनी हिकमत अमली में क्या क्या तब्दीलियां करनी होगी, अपना अंदाज बदलना होगा, इंग्लैंड को दबाव में लाने के लिए आपके समझते जारहाना हिकमत अमली अपनानी होगी? अब देखिए, T20 सीरीज में अल्लाह ही हाफिज है। अभी तो आप इंग्लैंड की बी और सी टीम के खिलाफ आउट क्लास हो गए, आप वाइट वॉश हो गए एक ऐसी टीम के खिलाफ कि सीरीज शुरू होने से 2 दिन पहले तक उन्हें पता ही नहीं था कि वो मैच खेल रहे हैं। तो उस लिहाज से आपको उस टीम ने, जो बी और सी टीम की, उसने आपको आउट क्लास कर दिया। देन अब उनके तमाम प्लेयर्स वापस आ गए, अब बैरिस्टो भी वापस आ गए, अब T20 के नंबर 1 बैट्समैन मलान भी आ गए, अब इयन मॉर्गन ने क़यादत संभाल ली है, जो उनके रूटीन के कैप्टन है, उनके पास जोस बटलर भी आ गए। तो अब उनकी बैटिंग देखें आप, हम इस बैटिंग को नहीं रोक पा रहे थे, हमने विंस से 100 करवा दिया था, हमने ग्रोगेरी से 77 रन करवा दिए थे। अब इस बैटिंग को कैसे रोकेंगे और किस माइंडसेट के साथ आप मैदान में उतरेंगे? आप 3-0 आउट क्लास वाइट वॉश होने के बाद आ रहे हैं उस टीम के खिलाफ कि जो वहमो गुमान में भी जिन खिलाड़ियों के नहीं था कि वो पाकिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज खेलेंगे और उसके बाद वो पाकिस्तान को वाइट वॉश करके 331 रन भी उन्होंने बना लिए और 2 ओवर बचा के चले गए। तो आपकी तो जो तैयारियां थी, आपका जो माइंडसेट था, उसको तो तबाह करके रख दिया उन्होंने। बी और सी टीम ने बिल्कुल हिला के रख दिया। तो अब क्या, किस तरह पाकिस्तान टीम कम बैक करती है, क्या कॉम्बिनेशन बनाती है, क्या कॉम्बिनेशन नहीं बनाती है। लेकिन आज मेरी बात आप यहाँ पे याद रखिएगा, अगर बाबर आजम और रिजवान ने ही ओपन की, दोनों ने परफॉर्म किया, दोनों ने रन स्कोर किए, लेकिन देखें वो रन 2 ओवर पहले चेस हो रहे हैं। हाँ जी, बाबर की सेंचुरी बहुत जबरदस्त, और कितने रन बाबर करेगा, 158। रिजवान ने भी रन स्कोर किए, दीगर बैट्समैनों को साथ देना चाहिए, लेकिन T20 फॉर्मेट। ठीक है नसीम राजपूत साहब, आप क्या समझते हैं कल के मैच में ऐसे कौन से खिलाड़ी हैं जिनको मौका जरूर मिलना चाहिए? और वनडे की हम कारकर्दगी देखें, इस बुनियाद पर फ़हीम अशरफ को हम एज एन ऑलराउंडर खिलाते हैं और फिर हारिस रऊफ को हम खिला रहे हैं, क्या इनको ड्रॉप कर देना चाहिए? आपके सामने परफॉर्मेंस, तमाम ही लोगों की परफॉर्मेंस देख लें, शादाब की देख लें, फ़हीम को देख लें, ये वो खिलाड़ी थे यार जो बहुत डेवलप हो गए थे। हाँ जी, तैयार हो गए थे, ये खेप बहुत मुख्तलिफ हो गई थी। हसन अली एक दिन अच्छे होते हैं फिर खराब हो जाते हैं, शहनशाह अफरीदी को तो पता नहीं क्या हो गया, शायद उनके दिमाग जो है वो बहुत आसमानों में, उस तरीके से उनसे परफॉर्म ही नहीं हो रहा। 70 रन दे रहे हैं, कोई आउट करके नहीं दे रहे। भाई नए बॉल से अगर आप आउट करके नहीं दोगे तो फिर टीम प्रेशर कैसे डालेगी? आपसे परफॉर्म ही नहीं हो रहा। हसन अली 2 रन दे रहे हैं, शादाब 2 रन दे रहे हैं, फ़हीम अशरफ 2 रन दे रहे हैं, हारिस रऊफ तो उनको लाइन लेंथ का नहीं पता। हाँ जी, वो कहाँ से कोई 4 विकेट ले लेते हैं समझ में नहीं आता। उसके बाद क्रूशल जगह पे वो इतने घबरी हैं कि कैच भी छोड़ देते। कॉन्फिडेंस लेवल नहीं है टीम में। आज जो मिसबाहुल हक ने बात कही कि
टीम मैनेजमेंट भी बराबर की जिम्मेदार है। अगर अच्छा, बिल्कुल जिम्मेदार टीम है टीम मैनेजमेंट की मैनेजमेंट तो बात फिर कर आपको रहे छोड़ हैं देना आप चाहिए। नसीम साहब। अगर बात करें कोचिंग स्टाफ की तो उसमें तब्दीली आपके समझते नागुज़ीर हो चुकी है, और मिसबाह उल हक और वकार यूनुस की बात करें तो काफ़ी तजर्बा रखते हैं, लेकिन सीरीज़ में हम देखते हैं कि सही हिकमत अमली नहीं बनाई। क्यों, क्या वजह इसकी? इनको बच्चे दिए जाओ, इनको जिम्बाब्वे दे दो, इनको साउथ अफ्रीका की बी टीम दे दो, श्रीलंका की बी टीम दे दो, कि उसको बहुत बुरी तरीके से हराएंगे। उसके बाद सब अपने रिकॉर्ड भी बेहतर कर लेंगे, सब बेहतरीन हो जाएंगे, सब जबरदस्त दिखाई दे रहे होंगे। लेकिन जहां तगड़ी टीम आती है तो फिर फर्क पड़ता है, और फिर उसके बाद आप एक्सपोज हो जाते हैं। वहां पे टीम मैनेजमेंट केक काट रही है, सेलिब्रेशन हो रही है, गाने गाए जा रहे हैं, लेकिन जहां तगड़ी टीम आ गई और उनकी बी टीम आ गई तो फिर कहाँ है आपकी मैनेजमेंट भाई? कहाँ पे दिखाई दी आपकी मैनेजमेंट? आप बैटिंग आप उठा के देख लें किस तरीके की थी, बॉलिंग आप उठा के देख लें, आप टीम का माइंडसेट उठा के देख लें कि जो 331 नहीं बचा पा रही, जो 165 रन पे 5 आउट करने के बाद 332 रन बनवा देती है और वो 2 ओवर बचा के चले जाते हैं। हाँ जी। तो आपका माइंडसेट है कहाँ पे? आप हाथों के कैचेस ड्रॉप कर रहे हैं, आपका माइंडसेट नहीं है। एक कैच छूट जाता है, 2 कैच छूट जाते हैं, लेकिन जब 3-4 कैच छूट रहे होते हैं, इसका मकसद है आपके हाथ पैर फूले हुए, आप अच्छे फ्रेम ऑफ माइंड के साथ नहीं है, आपके अंदर इस वक्त वो पॉजिटिवनेस नहीं है कि जो एक एहसास दिलाती है, ठीक है मैं जीतूंगा, मैं हार भी सकता हूँ, ठीक है मैं बहादुरों की तरह जाऊंगा। आप बहादुर ही नहीं है। बिल्कुल ठीक है, टीम बहादुर है। नजीम राजपूत साहब बहुत शुक्रिया आपका, सबसे पहले पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे। खैर हम यही उम्मीद करते हैं कि अब जो मैचेस होंगे पाकिस्तान उसमें अच्छी कारकर्दगी दिखाएगा और पाकिस्तान इंग्लैंड को हरा देगा, वो हम कल देख लेंगे। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।